ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। इंशाल्लाह हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि हम एक्सप्लेनेशन को मुकम्मल करेंगे पहले, और हो सकेगा तो कुछ सवालात भी करेंगे। लास्ट टाइम हम नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्सेस को डिस्कस कर रहे थे कि लाइट जाने की वजह से हमारी क्लास सडनली एंड हो गई थी। लिहाजा जो है वो हम मुकम्मल नहीं कर पाए थे, और आज हम इसको इंशाल्लाह इस गुफ्तगू को आगे लेके जाएंगे। तो मैं इसलिए थोड़ा सा नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्सेस से ही मामले को जो है वो स्टार्ट लूँगा आज की एक्सप्लेनेशन को, और वो जो मैंने समझाया था उसको भी थोड़ा सा रिकैप करते हुए फिर वहीं से अपनी कहानी को आगे ले जाऊंगा। तो हमने ये सीखा था कि एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड इट इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और ये जो कंजर्वेशन वाली बात थी, ये जो है ये बात हमें ये बताती है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो उस केस में टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो प्रिजर्व्ड रहती है। मतलब जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी एक पॉइंट पर होती है, इट इज कंजर्व्ड। टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, total mechanical energy at point B, and total mechanical energy at point O will be same if there are no external forces। और मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों शामिल हो जाती हैं। इसका मतलब पीई और केई का सम पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट ओ पे मैच करेगा। तो इसीलिए वो जो वो फोर्सेस हैं वो उसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्योंकि वो एनर्जी को कंजर्व करती हैं। और नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्सेस में मैंने कहा था कई एग्जांपल्स हैं जो आगे आ रहे हैं, जिसमें मशहूर जो है वो है ड्राइविंग फोर्स या पुलिंग फोर्स, कि कोई ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा है या पुल कर रहा है या पुश कर रहा है, या फिर कोई गाड़ी है या कोई ट्रक है या कोई ट्रेलर है, समथिंग दैट हैज इंजन, जिसके अंदर पावर है। इंजन की वजह से, पावर की वजह से वो गाड़ी की ड्राइविंग फोर्स होगी जो गाड़ी को आगे ले जा रही होगी। तो गाड़ी की ड्राइविंग फोर्स जो है, गाड़ी की जो ड्राइविंग फोर्स है वो गाड़ी को जो आगे ले जा रही होगी वो भी कंसिडरेशन में लेनी होगी, और उसकी वजह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है सिस्टम की बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स है, गाड़ी की इंजन की वजह से फोर्स आ रही है। लिहाजा ड्राइविंग फोर्स विल बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एंड नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगी। इसी तरह फ्रिक्शन जो है वो उसकी वजह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कमी आ जाती है। जितनी एनर्जी लूज होती है उतनी ही गेन नहीं होती, क्योंकि कुछ ज़ाया हो जाती है फ्रिक्शन से लड़ते लड़ते। तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन वो नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स है जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कम कर देती है। तो पता चला कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर दें, उनको सेम ना रहने दें। अगर उनको बढ़ा दें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को बढ़ा दे, तो भी वो नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स है। अगर कोई फोर्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कम कर दे तो भी वो नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स में शामिल होगी। और ये बात भी हमने सीखी थी कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट होती हैं, क्योंकि हम जब लॉस इन पी, लॉस इन गेन इन के कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं किसी भी पॉइंट पे ये मामला, चाहे जितनी भी ट्रेवलिंग हुई है, कंजर्व हुई, टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व। ये नहीं है कि अगर 10 मीटर की कवरेज हुई तो कंजर्वेशन होगी, 20 मीटर होगी तो कंजर्वेशन नहीं होगी, ऐसा नहीं कहते हम। कंजर्वेशन है और उसका पाथ से कोई लेना देना नहीं है। हर पॉइंट पे एनर्जी कंजर्व हो रही है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी सेम रह रही है, ये हमने सीखा था। लेकिन जो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, ये तो पाथ इंडिपेंडेंट है, ये कंजर्वेटिव फोर्सेज की बात हो रही है। Any transition between kinetic and potential energy conserve the total energy of the system. This was path independent, meaning that we can start and stop at any 2 points in the problem, and the total mechanical energy of the system, that is kinetic plus potential, at these points are equal to each other। ये नहीं है कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक अगर आप करेंगे तो ऐसा होगा और पॉइंट ओ तक अगर जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। नहीं भाई, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करें कहीं भी एंड करें, ये मामला नजर आएगा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती हुई नजर आएगी। उसका पाथ से कोई लेना देना नहीं है कि कितने पाथ की ट्रैवलिंग हुई है। लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, जिसमें मैंने आपको कहा कि ड्राइविंग फोर्स या पुलिंग फोर्स, कोई धक्का दिया जा रहा है मैनुअली, या फिर उस गाड़ी का इंजन है जिसकी वजह से उसके अंदर ड्राइविंग फोर्स है, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स है, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं जो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी को डिस्टर्ब कर देती हैं, उसको बढ़ा देती हैं या कम कर देती हैं।
और सबसे कमाल की बात कि दे आर पाथ डिपेंडेंट, मतलब जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कवर होगी उतना ज्यादा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा, मतलब फ्रिक्शन से लड़ते लड़ते उतनी एनर्जी जाया होगी, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में उतनी कमी आएगी। इसी तरह जब जो ड्राइविंग फोर्स है उसका भी यही मामला है कि जितना ज्यादा गाड़ी चलेगी, जितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर होगी, ड्राइविंग फोर्स भी उतनी ही ज्यादा देर तक लगेगी, लिहाजा वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा, एंड अकॉर्डिंगली मैकेनिकल एनर्जी में इजाफा भी उसी हिसाब से होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज आर डिसिपेटिव फोर्सेज सच एज फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। इसमें सिर्फ फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस का जिक्र है, लेकिन आगे मजीद एग्जांपल्स मैंने बॉटम पे शामिल किए हुए हैं, जिसमें ड्राइविंग फोर्स, पुलिंग फोर्स जो मैं बातें कर रहा हूँ वो भी मौजूद हैं। दीज फोर्सेस टेक एनर्जी अवे फ्रॉम द सिस्टम, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो इनका तो काम ही एनर्जी लेना है, इनका तो काम ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कम करना है। बट याद रखें, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कम करने वाली फोर्सेस का तो यहाँ जिक्र है, बट बढ़ाने वाली फोर्सेस का इस पैराग्राफ में जिक्र नहीं है, वो नीचे नीचे मैंने हेडिंग के अंडर जो है क्लासिफाई किया हुआ है। बट कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में सिर्फ फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि ड्राइविंग फोर्स, पुलिंग फोर्स भी शामिल है। दीज फोर्सेस टेक एनर्जी अवे फ्रॉम द सिस्टम, क्योंकि फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस की बात हो रही है, तो ये जो है सिस्टम से एनर्जी ले रही है। जैसे जैसे सिस्टम प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा ये एनर्जी लेगा। एनर्जी दैट यू कांट गेट बैक, और ये एनर्जी जो जाया हो जाती है वापस नहीं आ सकती। दीज फोर्सेज आर पाथ डिपेंडेंट, देयरफॉर इट मैटर्स वेयर द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स, कहाँ स्टार्ट हुआ, कहाँ स्टॉप हुआ, कितनी डिस्टेंस कवर हुई, ये सब मामलात इंपॉर्टेंट हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट होती हैं। द वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसके अंदर क्या होता है, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स हो सकता है। अच्छा, जो जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन होता है, अच्छा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन लिखते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी हम कहें कि फ्रिक्शन ने कितना, फ्रिक्शन की वजह से कितना काम हुआ, तो वो भी सही है, लेकिन हम यूजुअली वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इसलिए कहते हैं कि नॉर्मली उसके अगेंस्ट लड़ाई होते होते जो है काम हो रहा होता है, लेकिन वो जाया होने का सबब बन जाता है, तो हम वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की टर्मिनोलॉजी यूजुअली यूज कर रहे होते हैं। बट वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी अगर कोई कहता है तो बात तो वही है कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया, तो बेसिकली हमारा कितना वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से जाया हुआ, तो हम कहेंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्योंकि गाड़ी अगर है फ्रिक्शन के अगेंस्ट उसको चलना पड़ रहा है, वो चल रही है लेकिन फ्रिक्शन उसको रेजिस्ट कर रही है, तो वो गाड़ी की कैलकुलेशन में हमें ये देखना होगा कि गाड़ी ने फ्रिक्शन से लड़ते लड़ते कितना वर्क डन किया है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या है उसका, मतलब कितनी जाया हुआ है, बेसिकली उसकी एनर्जी कितनी जाया हुई। तो मैं आगे टर्मिनोलॉजी सारी क्लियर करता हूँ इंशाल्लाह। द वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, ये बात वापस आ गई। अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज एन एक्सटर्नल फोर्स, ये बात भी मेंशन्ड है, हेडिंग ही यही थी। एंड अ कंजर्वेटिव फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेज जो है वो इंटरनल फोर्सेज होती हैं। एज द एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीजेस डिक्रीजेस द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, वापस लिख दिया मैंने यहाँ पर कि जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं या एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को इंक्रीज भी कर सकती हैं और डिक्रीज भी कर सकती हैं। दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, इसका मतलब कंजर्व्ड नहीं है। कंजर्व्ड का मतलब सेम रहना, कंजर्व नहीं हो रही, क्योंकि बढ़ रही है कम हो रही है, लिहाजा ये फोर्सेस जो इस चीज का सबब बन रही है, मैकेनिकल एनर्जी बढ़ाने का या कम करने का सबब बन रही है, उनको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहा जा रहा है, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व नहीं कर रही, बढ़ा रही हैं या कम कर रही हैं। दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड टू एज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में सबसे पहले लिखा है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अच्छा, अब एयर रेजिस्टेंस है या फ्रिक्शन है वो एक ही बात है। आप जब एग्जामिनर कभी सवाल में फ्रिक्शन का जिक्र करे तो भी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस का जिक्र करे तो भी आप लिख सकते हैं, बट अगर आप चाहें रेजिस्टेंस का जिक्र जब हो रहा हो तो आप वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस की टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, बट बात वही है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट का लफ्ज क्यों आया हुआ है, क्योंकि इसकी इससे लड़ते लड़ते जाया हो रही है एनर्जी, लिहाजा इससे लड़ते लड़ते भी कुछ वर्क डन हो रहा है जो कि जाया होने का सबब बन रहा है। तो इसका मतलब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, इट डिक्रीजेस द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, गाड़ी में इंजन है और इंजन की वजह से ड्राइविंग फोर्स अप्लाई हो रही है, उसकी वजह से कुछ वर्क डन होता है जिसकी वजह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो जाती है। So वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट पुलिंग फोर्स, ये थर्ड एंड फोर्थ बुलेट पॉइंट है, इस बात को जरा समझें। पुलिंग फोर्स कभी कभार डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक्ट करती है। अगर मिसाल है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ड्राइविंग फोर्स जो है गाड़ी की, वो उसको आगे ले जा रही थी, लेकिन गाड़ी बहुत स्लो चल रही थी,
गाड़ी बहुत स्लो चल रही थी, मिसाल है बहुत हल्का हल्का एक्सीलरेटर दबाया, या यूं सोचें कि ऑटोमेटिक गाड़ी है तो एक्सीलरेटर ना दबाने में भी गाड़ी चलेगी, बट आपको पता है जब ऑटोमेटिक गाड़ी पे एक्सीलरेटर ना दबाया जाए तो वो कितनी स्लो 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 चल रही होती है। तो भाई ड्राइविंग फोर्स आगे की तरफ लागू हो रही थी क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी थी, हमने एक्सीलरेटर दिया नहीं, गाड़ी हल्की हल्की चल रही थी, हमने कहा इतनी हल्की क्यों चल रही है, तो पीछे से एक बंदे ने जोर से धक्का लगाना शुरू कर दिया, तो एक बंदे ने पुश करना शुरू कर दिया, या समझ लें आगे से किसी बंदे ने पुल करना शुरू कर दिया। तो ड्राइविंग फोर्स की वजह से भी वो आगे जा रही थी और पुलिंग फोर्स की वजह से मजीद आगे जाने का सबब बनी। तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स भी होगा और वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स भी होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में गाड़ी की ड्राइविंग फोर्स उसको ले जा रही थी उसी डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स अप्लाई कर हो रही है, या पुशिंग फोर्स पीछे से आगे ले जाने की कोशिश में है। तो अब ये वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स भी होगा और वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स भी होगा, मतलब ड्राइविंग फोर्स की वजह से भी आगे जा रहे हैं और उसको पुल करने की वजह से या पुश करने की वजह से भी आगे जा रही है गाड़ी। तब डबल स्पीड पे आगे जाएगी ना, ज्यादा स्पीड हो जाएगी उसकी, जाहिर सी बात है। तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स भी मैकेनिकल एनर्जी को बढ़ाने का सबब बनेगी और वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स भी मैकेनिकल एनर्जी को बढ़ाने का ही सबब बनेगी। बट यूं समझ लें कि गाड़ी ड्राइविंग फोर्स इंजन की वजह से आगे जा रही थी। अब अचानक मिसाल है कोई बंदा जो है वो डी मोड पे, ड्राइविंग मोड पे गाड़ी को रख के अचानक किसी वजह से ब्रेक मार के वो गाड़ी से उतर जाता है, उसको कोई अर्जेंट इमरजेंसी आ जाती है, वो भूल जाता है पार्किंग मोड पे डालना या न्यूट्रल करना, उसने ड्राइविंग मोड पे गाड़ी को रहने दिया। तो अब वो गाड़ी चलने लगी। अब गाड़ी में बैठा था उस ड्राइवर का बेटा, यानी कि जो मालिक था, जो जिसकी गाड़ी थी वो चला रहा था, अचानक उसको कोई लेना याद आया, उसने ब्रेक मारी और गाड़ी से उतर गया। अब ड्राइविंग मोड पे थी, उसके बेटे ने देखा गाड़ी तो चल रही है, फौरन वो उतरा और उतर के उसने कहा कि यार मैं काम करता हूँ, गाड़ी को पकड़ लेता हूँ। तो अब वो या तो आगे से जो है गाड़ी को पकड़ लेगा, रोकने की कोशिश करेगा, या वो इस तरफ पुल करेगा। तो अब जो जो फोर्स है ना, पुलिंग फोर्स, वो अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन है। ड्राइविंग फोर्स आगे ले जाने की कोशिश कर रही है और जो बंदा है, लड़का जो है, जो गाड़ी को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है, उसकी फोर्स अदर किसी और डायरेक्शन में। तो राइट वर्ड डायरेक्शन ड्राइविंग फोर्स का है और लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन उस पुलिंग फोर्स का है। क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हो गए, लिहाजा अब वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स होगा और वर्क डन अगेंस्ट पुलिंग फोर्स होगा। और ये वर्क डन अगेंस्ट पुलिंग फोर्स वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की तरह रहेगा। जो काम फ्रिक्शन कर रही थी रुकावट का, वही काम तो ये पुलिंग फोर्स कर रही। तो पुलिंग फोर्स अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही एक्ट करे तो वो ड्राइविंग फोर्स का काम करती है। तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स और वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स एक ही साइड पर लिए जाते हैं, ऐड हो जाते हैं दोनों। लेकिन अगर वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स जो है उसकी वजह से ऑब्जेक्ट राइट जाने की कोशिश में है और पुलिंग फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट को रुकावट है और वो लेफ्टवर्ड्स जो है वो लेफ्टवर्ड्स के रुकावट है वो, तो ये फ्रिक्शन का काम होगा, ये अपोजिंग फोर्स होगी क्योंकि अपोज करने की कोशिश की जा रही है उसको। लिहाजा ये वर्क डन अगेंस्ट पुलिंग फोर्स कहलाएगी और ये वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के साथ आएगी। तो जैसे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है डिक्रीज करती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी को, इसी तरह वर्क डन अगेंस्ट पुलिंग फोर्स भी डिक्रीज करती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन अगर वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है या वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स है, वो इंक्रीज करती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी को। तो बॉटम लाइन ये है कि पुलिंग फोर्स कैन ईदर एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट कर रही है तो इट विल बी वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स। उसको हम क्या कहेंगे, अगर वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही एक्ट कर रही है तो उसको हम कहेंगे वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स, और उसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर वो अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट कर रही है तो हम लिखेंगे वर्क डन अगेंस्ट पुलिंग फोर्स, और उसकी वजह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे नहीं समझ रहे? मेरे ख्याल से मैंने काफी वजाहतन जो है इस बात को एम्फेसाइज कर दिया। पास पेपर के अंदर इक्का दुक्का सवाल हमने देखे थे, यूजुअली पुलिंग फोर्स वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स के साथ ही आती है, लेकिन एक दो दफा कंफ्यूज करने के लिए इसने सिनेरियो दिया जिसके अंदर इसने पुलिंग फोर्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा था उस डायरेक्शन में नहीं बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, लिहाजा उसको वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की तरह ट्रीट करना था और लिखना था वर्क डन अगेंस्ट पुलिंग फोर्स। लेकिन बच्चों ने कुछ ने वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स ले लिया, क्योंकि तकरीबन सवाल जो वो कर चुके थे उस वक्त तक उन्होंने वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स ही यूज किया हुआ था। तो उनके जहन में था कि पुलिंग फोर्स तो भाई कहीं भी एक्ट कर रही है, उसको वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स ही बनाना है, उसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी बढ़ती है। जबकि ऐसा नहीं है, अगर वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में एक्ट कर रही है तो उसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी बढ़ेगी, बट अगर वो अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्ट कर रही है तो उसकी वजह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी में कमी आएगी। मुझे बताएं यहाँ तक क्या हमारा नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? ये बात वजाहत के साथ मुझे बता दें
ताकि फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ इंशाल्लाह। एक्नॉलेजमेंट देना सबको ज़रूरी है, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक मामला क्लियर है। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर हम कभी चेंज लिखते हैं, कभी हम गेन लिखते हैं, कभी हम लॉस लिखते हैं। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का पता है कि वो कम हो रही है तो हम लिखेंगे लॉस इन के ई। अगर हमें पता है कि वो बढ़ रही है तो हम लिखेंगे गेन इन के ई। बट अगर कभी स्पीड्स मेंशन नहीं है और हमें ये नहीं पता चल रहा कि स्पीड कम हो रही है या बढ़ रही है, तो उस केस में हम चेंज इन के ई का लफ्ज यूज करेंगे। बट जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि सवाल का सिनेरियो बताता है कि हम नीचे जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं, तो नीचे जाना मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कम होना, हाइट कम होगी इसीलिए। ऊपर जाना मतलब पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ जाना, हाइट बढ़ेगी तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का गेन या लॉस का हमें पता चल रहा होता है, बट काइनेटिक का हमें गेन या लॉस का अक्सर पता नहीं चलता। जब ना पता चले तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं। सही है। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कोई मैंने एग्जाम्पल सॉल्व तो नहीं किया हुआ, लेकिन सिर्फ मैंने सिनेरियो आपके सामने रखने की कोशिश की है। वो सिनेरियो क्या है वो जरा देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब मैं आपको वर्क एनर्जी इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूँ। ये जो एग्जाम्पल्स हैं इसके थ्रू मैं आपको वर्क एनर्जी इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ। वर्क एनर्जी इक्वेशन में आप याद रखें, यूजुअली देयर आर फोर थिंग्स। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, या फिर वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स। ये कभी ड्राइविंग फोर्स होती है तो कभी पुलिंग फोर्स होती है, लेकिन किसी सवाल में अगर दोनों है तो फिर ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना है कि वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है और वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स है, या वर्क डन अगेंस्ट पुलिंग फोर्स है। अगर सेम डायरेक्शन में है ड्राइविंग फोर्स और पुलिंग फोर्स, तो दोनों वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, दोनों वर्क डन बाय होंगे, मतलब वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स एंड वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स वो एक साथ ऐड होंगी। लेकिन अगर एक का डायरेक्शन राइट और एक का लेफ्ट है तो एक वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स होगा और दूसरा वर्क डन अगेंस्ट पुलिंग फोर्स हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो एक एक ड्राइविंग फोर्स का वर्क डन होता है, यूजुअली चार चीजें होती हैं। चार से ज्यादा भी हो सकती हैं, बट यूजुअली चार होती हैं। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, चेंज इन के एंड गेन गेन या लॉस इन पी। तो पी का चेंज, के का चेंज, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, ये चार चीजें होती हैं जिससे यूजुअली वर्क एनर्जी इक्वेशन बनता है। अच्छा, अब कुछ बातें सवाल के अंदर बाज़ औक़ात ऐसे पॉइंटर्स लिखे हुए होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि उन इन चारों में कौन सी चीज जो है वो लागू होगी और कौन सी चीज लागू नहीं होगी। हमें बाज़ औक़ात देख कर पता चल जाता है, सवाल को देख कर पता चल जाता है, पढ़ के पता चल जाता है कि क्या चीज होगी लागू और क्या चीज लागू नहीं होगी। अब जैसे मिसाल है, मैं आपको बताऊं ए से लेकर बी तक। अब एक रफ सरफेस है। अच्छा, अब यहाँ रफ का लफ्ज ना होता, मिसाल है यहाँ स्मूथ सरफेस होता, तो फिर क्या चेंज आता। स्मूथ का सरफेस है मतलब फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है मतलब वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन का कोई वजूद नहीं होगा। फिर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन वाले आइटम को हम काट देंगे। अच्छा, और अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूवमेंट हो रही है, कोई हाइट का चेंज नहीं है, इसका मतलब पी को हम काट देंगे, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं होगा। और अगर मुझे लिखा हुआ हो कांस्टेंट स्पीड, तो कांस्टेंट स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा। ये मैंने कहीं समरी आगे लिखी हुई भी होगी। हाँ, ये पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं आगे, मैं इस पे आता हूँ। अभी हम पहले देखते हैं ए से लेकर बी तक क्या मामला है। ए से लेकर बी तक हम देख रहे हैं कि भाई रफ है मतलब फ्रिक्शन होगी, क्योंकि गाड़ी है जिसका इंजन है। अगर पार्टिकल है तो फिर वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स भी नहीं होगी। लेकिन अगर पार्टिकल को धक्का दे रहा है कोई कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, वो इंजन नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसको कोई धक्का दिया जा रहा है, कोई पुशिंग फोर्स है या कोई पुलिंग फोर्स है, कोई उसको पुल कर रहा है, ड्रैग कर रहा है, तो उस केस में फिर वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स लेना पड़ेगा। और गाड़ी है जिसका इंजन स्विच्ड ऑन है, ऑफ नहीं, स्विच्ड ऑफ अगर लिखा हुआ होगा तो उस केस में भी ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी। बट अगर स्विच्ड ऑन है इसका मतलब उसकी ड्राइविंग फोर्स होगी, लिहाजा वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स को लेना होगा। फ्रिक्शन है लिहाजा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को लेना होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस हमें नजर आ रहा है ए से लेकर बी तक, लिहाजा पोटेंशियल का कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, काइनेटिक का अगर हमें स्पीड का पता है, तो स्पीड बढ़ रही है तो हम कहेंगे गेन इन के ही, और कम हो रही है तो हम कहेंगे लॉस इन के ही। बट अगर हमें नहीं पता कि स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है तो हम लिखेंगे चेंज इन के ही। अच्छा, यूजुअली चार चीजें होती हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें तीन है यहाँ पर। कौन कौन सी हैं भाई। नंबर वन, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है क्योंकि गाड़ी है, इंजन है। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, और चेंज इन के ही। अच्छा, एक बड़ा इसका उसूल मैंने अच्छा सा बनाया हुआ है वर्क एनर्जी इक्वेशन के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पर ले हम लेते हैं सप्लायर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ से एनर्जी सप्लायर होती है। लेफ्ट हैंड साइड पर हम लेते हैं सप्लायर्स।
जहाँ से एनर्जी मिलती है। और राइट हैंड साइड पे हम लेते हैं कंज्यूमर्स, जिनमें एनर्जी कन्वर्ट होती है या जहाँ यूटिलाइज होती है। तो वर्क एनर्जी इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं। ये जो अभी इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं ये है वर्क एनर्जी इक्वेशन। इसकी दो साइड्स होती हैं, एक इसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक इसकी राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड पर आप याद रखें जो सप्लायर्स ऑफ एनर्जी है ना, जो एनर्जी सप्लायर्स हैं जिनसे एनर्जी मिलती है, वो लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं। मतलब एक हर किसी का एक तरीका होता है ना, तो हमने ये तरीका बनाया है आसानी के लिए कि जहन में रखें जहां से एनर्जी सप्लाई हो रही है, मिल रही है, वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पर आप ले लें। और जहां एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, कंज्यूम हो रही है, उसको आप राइट हैंड साइड पर ले लें। तो सप्लायर्स लेफ्ट पर, कंज्यूमर्स राइट पर। अच्छा, सप्लायर्स में कौन कौन है? लॉस इन पी। भाई अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी तो वो किसी और फॉर्म में कंज्यूम होगी ना। जैसे मिसाल है, आपके पास पैसे थे 1 लाख रुपए। अब आपने जो है बांटने की नीयत से पैसे को तकसीम करने के लिए आपने 50,000 फेंके। अब आपके पास क्या हुआ? आपके पास लॉस, लॉस इन वेल्थ, लॉस ऑफ मनी हुआ। लेकिन जब आपके पास लॉस ऑफ मनी हुआ तो दूसरों के पास गेन इन मनी हुआ। आप अपने बच्चों को दे रहे थे, अपने दोस्तों को दे रहे थे पार्टी, आपने कहा चलो भाई पार्टी के लिए 20,000 मेरी तरफ से। तो 1 लाख में से 20,000 आपने दोस्तों की तरफ फेंके, ये लो आज मेरी तरफ से ट्रीट है। तो अब क्या हुआ? आपके पास लॉस इन वेल्थ हो गई और आपके दोस्तों के पास गेन इन वेल्थ हो गई। लॉस ऑफ मनी एंड गेन इन मनी। अब लॉस, लॉस की वजह से क्या हुआ भाई? लॉस की वजह से क्या हुआ? सप्लायर, आप सप्लायर ऑफ मनी थे लिहाजा आपके पास लॉस हुआ। तो लॉस जब होता है तो बेसिकली वो सप्लायर है। जब आपने मनी का लॉस किया, वेल्थ का लॉस किया, तो आप सप्लायर थे। और जब गेन हुआ, आपके आपके दोस्तों के पास गेन इन वेल्थ हुई, गेन ऑफ मनी हुआ, पैसे में इजाफा हुआ, तो वो कंज्यूमर्स थे, उन्होंने पैसा कंज्यूम किया। तो याद रखें लॉसेस जो हैं, लॉसेस ये हैं सप्लायर्स। यहाँ से एनर्जी निकलती है तभी तो वो किसी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो ये सप्लायर्स हैं। तो ऑल लॉसेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, सारे का सप्लायर्स लेफ्ट पे लेंगे तो लॉसेस लेफ्ट है, लॉसेस सप्लायर्स है, लिहाजा लॉसेस लेफ्ट पर आएंगे। अच्छा, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, भाई गाड़ी है, इंजन है, ड्राइविंग फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी में इजाफा हो रहा है। ड्राइविंग फोर्स की वजह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी में इजाफा हो रहा है, तो ये वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स मैकेनिकल एनर्जी बढ़ाने का सबब बन रहा है, लिहाजा सप्लायर ऑफ एनर्जी। तो लॉसेस हमेशा लेफ्ट पर आते हैं क्योंकि ये भी सप्लायर्स हैं। और वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स या वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स, अगर कोई पुलिंग फोर्स है तो उस वो भी सप्लायर के अंदर आ जाएगा। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स, सही है। इसी तरह राइट हैंड साइड पर कंज्यूमर्स आते हैं, तो गेन जो है वो कंज्यूमर्स वाला काम है। गेन, कंज्यूमर कंज्यूम कर रही है, तो गेन इन के ही हो गया, गेन इन पी हो गया, ये राइट पर आएगा। अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये क्या कर रही है? इसके अगेंस्ट भी एनर्जी जाया हो रही है, तो ये भी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी को डिक्रीज करने का सबब बन रही है, मतलब उसको कंज्यूम कर रही है, कंज्यूम करके खत्म कर रही है ना। तो ये भी कंज्यूमर में है। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड पर उसूल याद रखें, लॉसेस जब होंगे वो लेफ्ट पे लेंगे, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स या पुलिंग फोर्स लेफ्ट पे लेंगे। इसी तरह वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन या वर्क डन अगेंस्ट पुलिंग फोर्स, मैंने कहा था पुलिंग फोर्स भी अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो वो भी फ्रिक्शन का काम करेगी, लिहाजा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की तरह वर्क डन अगेंस्ट पुलिंग फोर्स भी होगी, वो भी कंज्यूमर हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड पर लेंगे। गेन जो है, गेन्स कंज्यूमर्स हैं, वो राइट हैंड साइड पर आएंगे। अच्छा, अब कभी मुझे श्योरिटी नहीं होती केई के केस में कि गेन है या लॉस है, तो मैं चेंज लिखता हूं। तो याद रखें चेंज वहीं लेते हैं जहां गेन लेते हैं। चेंज का फॉर्मूला बताया था हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और गेन का भी बताया था हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बट लॉस का बताया था हाफ एम यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो लॉस में चेंज है, लेकिन चेंज में लॉस, लॉस इन के का फॉर्मूला चेंज था, लेकिन चेंज इन के का या गेन इन के का सेम फॉर्मूला था। लिहाजा जब मुझे के के मामले में श्योरिटी नहीं होती तो चेंज इन के में लेता हूँ, वो भी मैं राइट हैंड साइड पर ही लूंगा, जस्ट लाइक गेन, क्योंकि चेंज के केस में मुझे इस वक्त पता ही नहीं है कि ये सप्लायर है या ये कंज्यूमर है। अगर तो ये चेंज जो है ये गेन है तो ये पॉजिटिव में आएगा और ये राइट हैंड साइड पर ही रह जाएगा, लिहाजा ये कंज्यूमर होगा। और अगर ये चेंज मिसाल है नेगेटिव में आ जाता है तो ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड पर चला जाएगा, वहां जाके प्लस हो जाएगा। -300 जो है इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके +300 हो जाएगा। दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। प्लस आप करें या ना करें, डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर आप ले जाएं तो इसको वहां जाके प्लस कर देंगे। जब ये चेंज नेगेटिव में आएगा इसका मतलब ये लॉस है, और ये लॉस है तो ऑटोमेटिकली ये प्लस होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर चला जाएगा।
तो लॉसेस तो आने भी लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, तो ऑटोमेटिक लेफ्ट पे आ जाएगा। पता चला चेंज पॉजिटिव है तो राइट साइड पर रह जाएगा गेन की तरह, और अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड पर चला जाएगा लॉस की तरह। तो ये बात भी क्लियर हो गई। तो ऑल लॉसेज ऑन लेफ्ट, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स ऑन लेफ्ट। All gains on right, all changes on right, work done against friction on right, work done against pulling force also on right. Bottom line, summary, suppliers on the left, consumers on the right. ये वर्क एनर्जी इक्वेशन बनाने का फिनोमेना है। अब आप ये इसी फिनोमेना को यहाँ अप्लाई कर दें कि अगर आप ए से लेकर बी तक जा रहे हैं तो पहले आपको नोटिस करना है क्या क्या चीजें हैं। आपने कहा पोटेंशियल एनर्जी का मामला है, आपने कहा नहीं है। आपने कहा के का मामला है, आपने कहा जी हाँ। आपने कहा फ्रिक्शन का मामला है, आपने कहा जी हाँ। क्या गाड़ी है, जी हाँ। ड्राइविंग फोर्स है। तीन चीजों का मामला है। अब उसमें क्या होगा जरा ये देखते हैं। ए से लेकर बी तक गाड़ी का इंजन है तो ड्राइविंग फोर्स होगी वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। सप्लायर ऑफ एनर्जी है ये, लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शन की वजह से कंजम्पशन हो रही है, फ्रिक्शन कंज्यूम कर रहा है, लिहाजा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है ये पहला आइटम बना दिया हमने राइट हैंड साइड पर, कंज्यूमर, पहला कंज्यूमर। उसके अलावा पी तो है नहीं इसमें, चार चीजों में से चौथी तो नहीं है, तो तीसरी जो के है उसका देख लें। अब के का अगर आपको पता है लॉस है तो आप प्लस लॉस इन के को लेफ्ट हैंड साइड पर ले सकते हैं, और एक फॉर्मूला होगा हाफ एम इनिशियल माइनस फाइनल, तो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। बट अगर आपको पता है कि वो लॉस नहीं है वो गेन है, तो गेन इन के को भी आप राइट पर ले लेंगे क्योंकि वो कंज्यूमर का काम करेगा। और अगर आपको ये भी श्योरिटी नहीं है कि गेन है, फिर आप चेंज ले लेंगे, और चेंज वहीं लेते हैं जहां पर गेन लेते हैं, लिहाजा मैंने चेंज इन के को राइट हैंड साइड पर लिया है। तो वर्क एनर्जी इक्वेशन क्या बन गया भाई, सप्लायर इक्वल्स टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स दो हैं, तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस चेंज इन के। अच्छा, महज लगता ही है कि जब दो कंज्यूमर्स हैं इसका मतलब अच्छा कंज्यूमर्स भी जरूरी नहीं है क्योंकि चेंज इन के ही लिखा हुआ है। अब हमारे जहन में क्या आता है कि अगर ड्राइविंग फोर्स, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स 1000 जूल्स है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन 200 जूल्स है, तो ऑटोमेटिकली चेंज इन के ही 800 जूल्स होगी। इसका मतलब ये चेंज जो है वो गेन इन के ही हो जाएगा, है ना, यही जहन में आता है। तो बच्चा बोलता है कि जाहिर सी बात है यार, ये चेंज क्यों लिखा है सर आपने, अगर स्पीड नहीं भी दी तो कॉमन सेंस से एक बच्चे की गेन ही होगा। बेटा ये कॉमन सेंस यहाँ पर नहीं लगाएं, ये गलत कॉमन सेंस है। वजह यह है कि बाज़ औक़ात सरफेस की फ्रिक्शन इतनी ज्यादा होती है कि मिसाल है कि गाड़ी को हमने बहुत ज्यादा जान लगा के तेजी से उसकी स्पीड को हमने बढ़ा दिया। अब जिस पॉइंट से मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया उस वक्त उसकी ड्राइविंग फोर्स की एनर्जी कम हो गई थी, ड्राइविंग फोर्स एक्सीलेटर पे हाथ हटा दिया था, एक्सीलेटर पे पाँव हटा दिया था। उसकी वजह से क्या हुआ कि गाड़ी कॉन्स्टेंटली डिसेलरेट करना शुरू कर दिया उसने। इसकी वजह से हुआ है कि जो गाड़ी मुसलसल स्लो डाउन हो रही थी, गाड़ी स्लो डाउन हो रही थी। अब ये हो सकता है कि ड्राइविंग फोर्स है, हल्की हल्की ड्राइविंग फोर्स है, फिर भी गाड़ी डिसेलरेट कर रही है। क्या वो मतलब हुआ कि उस केस में हो सकता है कि ड्राइविंग फोर्स लगाने के बावजूद भी फ्रिक्शन सरफेस की इतनी ज्यादा हो, ड्राइविंग फोर्स है पहले के मुकाबले में हमने कम कर दी ना, एक्सीलेटर पे पाँव बहुत ज्यादा था, अब हमने इसको लाइट कर दिया। ड्राइविंग फोर्स है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो चुका है। तो अगर ड्राइविंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो चुका है उसकी वजह से हो सकता है कि गाड़ी की अब स्पीड कम होना शुरू हो जाए, डिसेलरेशन शुरू हो जाए। क्योंकि ये बात तो पता है ना कि अगर आगे वाली फॉरवर्ड फोर्स जो है, जो फोर्स है वो फ्रिक्शन से ज्यादा है, फोर्स इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए के मुताबिक ए पॉजिटिव आएगा। अगर फोर्स कम है फ्रिक्शन ज्यादा है, लेफ्ट पे फ्रिक्शन ज्यादा है, लिहाजा फोर्स लेस देन फ्रिक्शन है। अच्छा, अगर जमीन पे अगर स्टार्टिंग ही नहीं हुई भी गाड़ी, अभी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है। लेकिन अगर गाड़ी मूव कर रही थी और मूवमेंट के दौरान ड्राइविंग फोर्स कम हो गई फ्रिक्शन से, मूवमेंट के दौरान ड्राइविंग फोर्स अचानक स्पीड दे रहा था, एक्सीलेटर बहुत ज्यादा ड्राइविंग फोर्स थी और मैंने एक्सीलेटर कम कर दिया, तो उसकी वजह से ड्राइविंग फोर्स कम हो गई और फ्रिक्शन ज्यादा हो गई, लिहाजा अब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं आ जाएगा फौरन, बल्कि डिसेलरेट करेगा जब तक कि वो रेस्ट पे नहीं आता। तो ऐसा हो सकता है कि ड्राइविंग फोर्स है और ड्राइविंग फोर्स की वजह से वर्क डन भी हो रहा है, बट क्योंकि फ्रिक्शन इतनी ज्यादा है कि ड्राइविंग फोर्स की वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो 1000 जूल्स है, बट वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन 1200 जूल्स है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन के जो है वो फिर 200 -200 हो जाएगी, और ये -200 इसका मतलब ये लॉस है, लिहाजा उसको लेफ्ट साइड पर ले जाके ऐड करेंगे या फिर राइट साइड पर ही अगर रखेंगे, तो अकॉर्डिंगली जो इक्वेशन होगा उसमें जो अननोन होगा वो आप निकाल लेंगे। अभी तो मैंने अननोन को निकालने की बात की नहीं, तो आप सवाल के साथ देख लेंगे। बट मैं एक आइडिया दे रहा था कि चेंज जरूरी नहीं है इस केस में भी कि वो गेन हो।
या आपने बोला कि भाई ड्राइविंग फोर्स वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, तो यकीनन गेन इन के ही होगा, तो ये फॉर श्योर नहीं है। गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करेगा। इसीलिए जब हमें स्पीड्स नहीं दी होती तो हम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते और बेबाक होके हम गेन या लॉस का वर्ड यूज नहीं करते, बल्कि हम सोचते हैं। और अगर हमें 100% श्योरिटी हो और कोई ऐसे फैक्ट्स मौजूद हो जिससे पता चले कि वो गेन है तो गेन लें, लॉस है तो लॉस लें। बट अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो बेहतर ये है कि आप चेंज लें। सर क्या हमें पता हो कि लॉस है या गेन है तो भी हम चेंज ले सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर आपको कंफर्मेशन है कि लॉस इन के ही है या गेन इन के ही है, उसके बावजूद भी आपको ज्यादा आदत आपकी हो चुकी है चेंज इन के ही को राइट साइड पर लेने की, तो आप हमेशा चेंज इन के ही को लें और राइट साइड पर लें, कोई मसला नहीं। और नोट फॉर्म में लिखा हुआ है द वर्ड चेंज इज यूज व्हेन वी आर नॉट श्योर एज टू वेदर इट इज अ गेन और लॉस। लेकिन सर क्या अगर हम श्योर है कि गेन या लॉस है तो फिर भी ले सकते हैं चेंज? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। बेहतर है कि आप गेन इन के ही या लॉस इन के ही लें, लेकिन चेंज की अगर आपको आदत हो चुकी है तो आप चेंज हमेशा ले सकते हो। ए से लेकर बी तक में आप देखें पोटेंशियल नहीं थी तो चार चार में से तीन चीजें थी, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, चेंज इन के। बी से लेकर सी तक क्या हुआ? ये कुछ फिक्स्ड इक्वेशन जो आपके सामने बना के आपको दिए हुए हैं, इसीलिए दिए हुए हैं कि आपका आइडिया हो जाए कि किस तरह से वर्क एनर्जी इक्वेशन यूजुअली बनते हैं। एक जनरल रूलिंग तो मैंने बता दी, बट एग्जांपल्स के थ्रू उसको बनाना सिखाना इसलिए जरूरी है कि आपके जहन में भी बैठ जाए। अब या तो सवाल जब आएगा आपके पास तो वो हॉरिजॉन्टल सरफेस में मूवमेंट हो रही होगी या इंक्लाइन प्लेन में मूवमेंट हो रही होगी, तो इसी तरह के वर्क एनर्जी इक्वेशंस बन रहे होते हैं जैसे कि इस वक्त आपको नजर आ रहा है। अब ये एक बड़ा इक्वेशन होता है बी से सी वाला। इसी इक्वेशन को आप जहन में बिठा लें तो इसमें से कभी तीन होते हैं कभी दो होते हैं। मिसाल है अगर स्मूथ सरफेस है तो ये नहीं होगा, हाइट चेंज नहीं हो रही तो ये चीज नहीं होगी। इसका मतलब वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स चेंज इन के ही के बराबर हो जाएगा। अच्छा अगर मिसाल के तौर पे जो है वो कांस्टेंट स्पीड है तो चेंज इन के ही नहीं होगी, तो फिर वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस गेन इन पी हो जाएगा। इसी तरह के अच्छा अगर लॉस इन पी है तो फिर गेन इन पी के बजाय हटेगा ये, और लेफ्ट साइड पर लॉस इन पी जो है वो ऐड हो जाएगा वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। तो हमें जो है वो कॉन्सेप्चुअली सोचना है कि लॉसेस ऑन द लेफ्ट बिकॉज दे आर सप्लायर्स, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स ऑन द लेफ्ट because it is also a supplier, work done against friction and gain in potential or kinetic energy is taken on the right because they are consumers of energy. अब बी से लेकर सी तक सारी चीजें लागू हो रही हैं। रफ इंक्लाइन प्लेन है तो फ्रिक्शन भी है, हाइट बढ़ रही है तो पी भी है, स्पीड बदल रही है तो के भी है, इंजन है गाड़ी है तो ड्राइविंग फोर्स भी है। तो इक्वेशन क्या बना? वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, कुछ फ्रिक्शन से लड़ते लड़ते जाया हो गया, change in Ke, it can be a loss or a gain. We are not sure. That is why we have taken on the right. मिसाल है वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स 1000 जूल्स है, 200 फ्रिक्शन से लड़ते लड़ते जाया हो गई। 400 की वजह से जो है 400 की वजह से काइनेटिक एनर्जी में गेन आ गया और बाकी 400 की वजह से पोटेंशियल में गेन आ गई। तो ये 1000 की एनर्जी जो है ये स्प्लिट हो गई, 200 जाया हो गई, 400 के में कन्वर्ट हो गई और बाकी 400 पी में कन्वर्ट हो गई और गेन का सबब बन गई। तो ये इक्वेशन बना वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस चेंज इन के। अगर आपको पता है फॉर श्योर कि इट इज अ गेन तो आप गेन लिखें, अगर आपको पता है इट इज अ लॉस तो आप लॉस लिखें, लेकिन लॉस लिखने के बाद भी इसको यहाँ नहीं लेंगे बल्कि लेफ्ट साइड पर लेंगे। प्लस लॉस इन के हो जाएगा लेफ्ट साइड पर, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स प्लस लॉस इन के। सिमिलरली गेन इन पी है तो यहाँ ले लिया, लेकिन अगर गेन ना होता लॉस होता तो फिर आप यहाँ पर लॉस इन पी लेते, लॉस ऑफ पी ही हो, लॉस इन पी हो या लॉस इन के हो, या आप लेफ्ट साइड पर ले सकते। लॉसेज ऑन लेफ्ट, गेन्स ऑन राइट, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स ऑन लेफ्ट, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑन राइट। ये मैंने काफी दफा रिपीट इसलिए किया ताकि आपके जहन नशीन हो जाए अच्छी तरह। अच्छा जी सही है। तो ये आपका जो बी से सी वाला इक्वेशन है ये काफी यूज होता है, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस चेंज इन के प्लस गेन इन पी, और वर्ड चेंज इज यूज व्हेन वी आर नॉट श्योर। ये बात भी हो गई। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है कि ऑब्जेक्ट स्लाइड्स डाउन। अब वो पार्टिकल भी हो सकता है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन उसका इंजन नहीं है। यहाँ से पता चल रहा है कि ये नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट है, मिसाल है यहाँ पर एग्जाम्पल 1 में जिक्र नहीं था कार है या बस है या क्या है, बट यूजुअली अगर ड्राइविंग फोर्स है इसका मतलब कार होगा, ट्रक होगा, बाद होगा ट्रेलर का जिक्र होता है, कोई बस का जिक्र होता है, तो इंजन है उसका। जिसमें भी इंजन का मामला होता है ना, इंजन इंजन की जब बात आती है जिसमें जैसे कार है ट्रक है बस है,
तो फिर उस केस में ड्राइविंग फोर्स होती है। और अगर इंजन नहीं है तो पुलिंग फोर्स हो सकती है। अब यहाँ पर क्योंकि लिखा है ऑब्जेक्ट स्लाइड्स डाउन अ रफ प्लेन, कुछ सवाल में मेंशन नहीं है कि वो गाड़ी है या ट्रक है या उसका कोई इंजन है। अगर है तो फिर उस इंजन को भी देखना होगा, तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स को भी लिया जाएगा। बट यहाँ मेरी अजम्पशन ये है एग्जाम्पल 2 में कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये गाड़ी नहीं है, ये ट्रक नहीं है, जिस अजम्पशन से मैंने ये एग्जाम्पल बनाया है, क्योंकि मैंने हर चीज़ को टाइप की और सिनेरियोस बनाए, लिहाजा मैंने यहाँ पर यही अज्यूम करते हुए इसे ऑब्जेक्ट माना है कि यहाँ पर कोई इंजन नहीं है, ये कार वगैरह नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट स्लाइड्स डाउन अ रफ प्लेन, क्योंकि रफ है लिहाजा फ्रिक्शन होगी, क्योंकि नीचे स्लाइड हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, क्योंकि हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी लूज होगी, लिहाजा स्पीड में भी चेंज आएगा तो चेंज इन के भी होगी। तो हमें नजर आ रहा है कि वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर नहीं है, ये चीज नहीं होगी, बाकी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी है और लॉस और गेन के या पी भी है। अच्छा बनेगा क्या? अब सवाल पैदा होता है कि जब ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड कर रहा है तो आखिर इसको स्लाइड करने का सबब कौन बन रहा है? ये एम जी साइन थीटा की फोर्सेज उसको नीचे ले जा रही है ना, तो हमें करना चाहिए वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा। ड्राइविंग फोर्स का काम तो ये एम जी साइन थीटा कर रही है। अच्छा मैं आपको बहुत मजे की बात बताता हूँ, जब ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन में मूव करता है तो हमारा दिल होता है कि हम एम जी साइन थीटा को लें। अगर ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो हम कहते हैं वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा। और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है लेकिन एम जी साइन थीटा तो नीचे ही होती है, तो हम कहते हैं वर्क डन अगेंस्ट एम जी साइन थीटा। ऐसा कहने का दिल होता है। बट आगे मैंने ये चीज साबित की हुई है कि ये एम जी साइन थीटा का वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा या वर्क डन अगेंस्ट एम जी साइन थीटा लिखने की जरूरत ही नहीं है सिरे से। क्यों बताए? क्योंकि जब लॉस इन पी या गेन इन पी करता हूं ना, तो ये वाली चीज ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाती है। ये चीज मैंने आगे साबित की है कि वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा या वर्क डन अगेंस्ट एम जी साइन थीटा लेने की जरूरत नहीं होती। वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा इज सप्लायर ऑफ एनर्जी एंड लॉस इन पी इज ऑल्सो द सप्लायर ऑफ एनर्जी। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ले लें या वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा ले लें, वो दोनों एक ही चीज। इसलिए अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो वर्क डन अगेंस्ट एम जी साइन थीटा ले लें, जिसकी वजह से एनर्जी जाया हो रही है, या फिर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ले लें, तो गेन इन पी की वजह से भी एनर्जी कंज्यूम हो रही होगी। तो वर्क डन अगेंस्ट एम जी साइन थीटा में भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है और गेन इन पी में भी कंज्यूम हो रही है। तो ये गेन इन पी या वर्क डन अगेंस्ट एम जी साइन थीटा सेम चीज है, कोई एक ले लें। इसी तरह लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा, ये भी एक चीज है, कोई भी एक ले लें। तो मैंने आगे ये बात साबित भी की है, जो कि मैं प्रूफ आपके सामने लेके आ ही जाता हूँ जब इसकी जरूरत पड़ रही है। तो क्या देखें, ऑब्जेक्ट बॉल है, ऊपर से नीचे आ रही है, ऑब्जेक्ट ने डी मीटर, चले मैं सीक्वेंस में आता हूँ, ऊपर से पहले इसको क्लियर कर देता हूँ फिर आगे आता हूँ। तरतीब आउट हो रही है बिला वजह। तो ऑब्जेक्ट स्लाइड्स डाउन अ रफ प्लेन इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। ये आपको मैंने ए टू बी, बी टू सी वाले जो इक्वेशंस बना के दिखा दिए। पहले बताएं एग्जांपल 1 में दोनों ये क्लियर है आपको यहाँ तक? पहले एक्नॉलेजमेंट मैंने ली नहीं आपसे, पहले इसकी एक्नॉलेजमेंट दे दो ताकि मुझे तसल्ली रहे कि जो समझाया है वो एटलीस्ट समझ आया आपको। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये बात समझ आ गई। सही, एग्जाम्पल 2 में मैं बता रहा था कि क्योंकि कोई इंजन वगैरह नहीं है, तो अब ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड हो रहा है तो देयर इज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और क्योंकि सरफेस रफ है लिहाजा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, क्योंकि स्पीड में चेंज आएगा, डेफिनेटली स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, लेकिन अगर हमें श्योरिटी नहीं है, जहन में ये आएगा कि सर जब ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड डाउन हो रहा है तो यकीनन स्लाइड होने की वजह से उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ऑब्जेक्ट को बहुत तेज़ी से जो है प्रोजेक्ट किया जाए नीचे की तरफ, उसके बावजूद भी वो डिसेलेरेट होना शुरू कर दे और उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाए, क्योंकि फ्रिक्शन हो सकता है उसमें ज़्यादा गालिब हो। लिहाजा हमें जब स्पीड नहीं लिखी हुई तो हम बहुत ज़्यादा चौड़े में होते हुए गेन या लॉस का वर्ड स्पेसिफिकली नहीं लिखेंगे। हमें बल्कि सोचना होगा कि क्या गेन है या लॉस है, लेकिन अगर हमें नहीं समझ आता और हमें कंफर्मेशन होनी भी नहीं चाहिए अगर लिखी हुई नहीं है तो उस केस में फिर हम चेंज इन के क्लब्स राइट हैंड साइड ऑफ द वर्क एनर्जी इक्वेशन में ले लेंगे। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी द सप्लायर कम्स ऑन द लेफ्ट, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन द कंज्यूमर कम्स ऑन द राइट। The change in K, we are not sure whether it is a consumer or supplier. Therefore, we have taken change, and change always comes on the right. अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सर यहाँ पर हम वर्क डन बाय एमजी साइन थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं ये बता रहा था कि वर्क डन बाय एमजी साइन थीटा वही है जो लॉस इन पी है। दे आर एग्जैक्टली द सेम।
बोथ ऑफ दीज आर सेम, ये दोनों बिल्कुल सेम। लिहाजा हम लॉस इन पी, लॉस या गेन इन के पी ले रहे हैं, वो भी वेट की वजह से। एम जी है, जो उसका फॉर्मूला आपको पता है, एम जी। और ये भी जो है वो वेट की वजह से ही होती है, ये भी वेट के कंपोनेंट्स हैं। लिहाजा लॉस या गेन इन पी लेने पर ये एम जी साइन थीटा की जो फोर्स है, जो ये काम कर रही है, वो ऑटोमेटिकली कंसिडरेशन में आ जाता है। ये चीज़ अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें, क्योंकि बच्चे लॉस इन पी या गेन इन पी के साथ साथ वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा या वर्क डन अगेंस्ट एम जी साइन थीटा भी लेने के ख्वाहिशमंद होते हैं, जिसकी वजह से डबल काउंटिंग हो जाती है और फिर जो है वो सवाल का आंसर गलत आ जाता है। इसमें क्या चेंज है भाई, इसमें इंजन नहीं था, लिहाजा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी सप्लायर हो गई और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन एंड चेंज इन के जो है ये कंज्यूमर्स हो गए। चेंज का भी मुझे नहीं पता कंज्यूमर है या सप्लायर है, बट जब श्योरिटी नहीं होती तो उसको यकीनन राइट पर लेते हैं। सही है। एग्जाम्पल टू भी फिर क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया भाई एग्जाम्पल टू भी। बिल्कुल, चेंज इन पी एंड एम जी साइन थीटा इससे, चेंज इन पी एंड वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा या वर्क डन अगेंस्ट एम जी साइन थीटा इससे। लॉस इन पी इज सेम एज वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा एंड गेन इन पी सेम एज वर्क डन अगेंस्ट एम जी साइन थीटा। इंक्लाइंड प्लेन पे जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा होगा, इट इज सेम एज लॉस इन पी। और जब इंक्लाइंड प्लेन में ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो इट इज वर्क डन अगेंस्ट एम जी साइन थीटा विच इज सेम एज गेन इन पी। यही बात मैंने आगे साबित भी की। वर्क एनर्जी इक्वेशन हमने डिस्कस कर लिया था, फिर मैंने एक बात लिखी पहले, रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली बिफोर राइटिंग द वर्क एनर्जी इक्वेशन। वर्क एनर्जी इक्वेशन में मैंने कहा यूजुअली चार चीजें होती है, बट सवाल को गौर से पढ़ें। अगर सवाल में मेंशन्ड है कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं होगा, तो फिर वर्क एनर्जी इक्वेशन में ना गेन इन पी आएगा, ना गेन इन के ही आएगा, ना लॉस इन के ही आएगा, और ना चेंज इन के ही आएगा। क्योंकि हम यूजुअली चेंज ले रहे होते तो मैंने कह दिया एक्सक्लूड चेंज इन के। मतलब बताने का मकसद ये है कि ना गेन इन के ही लेना है, ना लॉस इन के ही लेना है, ना चेंज इन के ही लेना है। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो स्पीड में चेंज नहीं आया, तो के में चेंज नहीं आया, तो उसको लेना ही नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, क्योंकि मूवमेंट हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे हो रही है, इसका मतलब उसमें पोटेंशियल एनर्जी का चेंज नहीं होगा। तो उस केस के अंदर हम एक्सक्लूड कर देंगे गेन या लॉस इन पी। पी का अगर लॉस ले रहे थे या गेन ले रहे थे, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे हाइट चेंज नहीं होती। स्मूथ सरफेस है, लिहाजा फ्रिक्शन नहीं होगी, लिहाजा हम एक्सक्लूड कर देंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को। ये भी मैंने मेंशन किया। अच्छा, पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, पार्टिकल को ऊपर फेंका हमने। अब पार्टिकल को ऊपर फेंका तो बच्चे कहेंगे सर इसमें तो इंजन है, ड्राइविंग फोर्स भी, इंजन तो नहीं है लेकिन ड्राइविंग फोर्स तो होगी। मैंने कहा नहीं भाई, ड्राइविंग फोर्स तो नहीं होगी। तो बच्चे कह रहे हैं सर कैसे नहीं होगी, ऊपर कैसे जा रहा है। भाई जब ऑब्जेक्ट इनिशियल प्रोजेक्शन की वजह से ऊपर जा रहा हो, जब इनिशियल प्रोजेक्शन की वजह से ऊपर जा रहा हो, तो उस केस में याद रख लें, तो उस केस में ड्राइविंग फोर्स नहीं होती। उस केस में ड्राइविंग फोर्स नहीं होती। बस उसमें जहन में रखेंगे जिस वक्त हमने प्रोजेक्ट किया था उस वक्त तो एक पुलिंग फोर्स या पुशिंग फोर्स थी। बट जब जिस वक्त हम उसको ऑब्जर्व कर रहे थे पार्टिकल को, उस वक्त वो ऊपर जा रहा था सिर्फ इसलिए कि उसकी इनिशियल प्रोजेक्शन थी, उस वजह से। दर हकीकत उसकी स्पीड कम हो रही होगी, क्योंकि वो डिसेलेरेट हो रहा होगा, तो लॉस इन के ही हो रहा होगा। और हाइट बढ़ रही होगी तो लॉस इन के ही गेन इन पी का सबब बनती है, तो वहां हो जाएगा लॉस इन के ही इज इक्वल टू गेन, लॉस इन के ही इज इक्वल टू गेन इन पी। तो पार्टिकल के ऊपर जब प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसकी स्पीड कम होती है, लिहाजा लॉस इन के ही होगा, जो कि सप्लायर ऑफ एनर्जी होने की वजह से लेफ्ट पे आ जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, लिहाजा गेन इन पोटेंशियल राइट पर आ जाएगा। अगर एयर रेजिस्टेंस है तो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑन द राइट लेंगे। बट अगर एयर रेजिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है तो फिर हम जो है वो उसको नहीं लेंगे। तो पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स है, या पार्टिकल प्रोजेक्टेड, सॉरी, पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, टावर से मैंने ऊपर से पार्टिकल को सिर्फ ड्रॉप किया, सिर्फ ड्रॉप किया, कोई पावर नहीं लगाई, सिर्फ ड्रॉप किया, फिर वो नीचे आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसमें कोई ड्राइविंग फोर्स तो नहीं है, कोई इंजन तो नहीं है, भाई ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। लिहाजा लॉस इन पी जो है वो लॉस इन पी गेन इन के में कन्वर्ट हो जाएगी। और क्योंकि एयर रेजिस्टेंस जब वो कहेगा ऐसे सवाल में लेनी है तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। एयर रेजिस्टेंस नहीं हुई तो चार में से तीन रह गई, ड्राइविंग फोर्स नहीं है तो दो रह गई, दो रह गई, तो इसका मतलब अब पी और के ई का ट्रांजिशन है। ये वो एग्जांपल है जो मैंने आपको ऊपर से बताया था कि बॉल को ड्रॉप किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आई और पॉइंट बी से पॉइंट ओ तक, तो मुसलसल के ई और पी में चेंज आ रहा है। एयर रेजिस्टेंस है तो वो जाया करने का सबब बनेगी, बट अगर वो नहीं है तो पी का लॉस के ई का गेन बन जाएगा।
कंजर्वेशन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक। तो कांस्टेंट स्पीड है तो के ही नहीं लेना, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड मूवमेंट है तो पी को नहीं लेना, स्मूथ सरफेस है तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को नहीं लेना, अगर पार्टिकल है तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स नहीं लेना क्योंकि इसमें इंजन नहीं है, और अगर गाड़ी है या इंजन वाली कोई भी चीज है, ट्रक है, बस है, लेकिन अगर लिख दिया जाए कि कार इंजन स्विच्ड ऑफ, तो जिस वक्त कार इंजन स्विच्ड ऑफ हो जाता है उस वक्त समझ लीजिएगा कि उस वक्त ड्राइविंग फोर्स एक्ट नहीं करती, लिहाजा उस केस में वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स जो है उसको एक्सक्लूड करना होगा। कार का इंजन स्विच ऑफ हो गया, इसका मतलब एक्सक्लूड वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। फिर जो मैं बता रहा था कि भाई ये जो तुम एम जी साइन थीटा का लॉस वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा या वर्क डन अगेंस्ट एम जी साइन थीटा नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि लॉस इन पी या गेन इन, सॉरी, लॉस इन पी या गेन इन पी उसको कंसिडर कर रही है। तो ये चीज मैंने कहा साबित करता हूँ ऐसे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज सेम एज वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा। लेकिन बॉल थी ऊपर से नीचे आई, उसने डी मीटर्स कवर किए, डी मीटर्स ट्रेवल करने की वजह से क्या हुआ होगा, हम कह सकते हैं वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा होगा एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टी। एम जी साइन थीटा जो फोर्स है वो मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव, तो ये बन गया एम जी डी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय डी का मतलब एम मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय डी। मल्टीप्लिकेशन तो किसी भी ऑर्डर में करें, तो हम मैंने ऑर्डर बदल दिया, एम मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। ये वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा ऐसे लिखते हैं, बट मैंने कहा था लॉस इन पी अगर ले लिया तो ये कंसिडर हो गया। तो आइए देखें, क्या बॉल नीचे जा रही है? आपने कहा हाँ। बॉल नीचे जाने की वजह से क्या उसकी हाइट कम हो रही है? आपने कहा हाँ। जब हाइट कम होती है तो क्या होता है भाई? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, जबरदस्त। सवाल ये पैदा होता है कि ऑब्जेक्ट बॉल्स नीचे जाने की वजह से हाइट में कमी कितनी आई? क्योंकि वर्टिकल हाइट में जो कमी होती है ना वो पोटेंशियल एनर्जी में यूज होती है। ये ना समझ लें कि डी मीटर उसने ट्रेवल किया बॉल ने तो उसकी चेंज इन हाइट भी डी मीटर है, ऐसा नहीं होता भाई। इंक्लाइन प्लेन में मूवमेंट की वजह से जितनी भी डिस्टेंस कवर्ड है उसकी बेसिस पर हाइट आती है, और हाइट इसलिए जरूरी है ताकि हम लॉस या गेन इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकें। जैसे क्योंकि बॉल ऊपर से स्लाइड होकर नीचे आई है, लिहाजा ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का सबब बनेगा, और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। तो मास जो ऑब्जेक्ट का होगा वो लेंगे, जी की जगह लेंगे हमेशा 10, और हाइट की जगह दोनों हाइट्स को माइनस कर देंगे। या अगर हाइट की जगह एक्स ले लेते हो तो ये समझ लो चेंज इन हाइट एक्स है, यहाँ से आपका पास हो सकता है एक्स आ जाए, तो एक्स होगा वही हमारी चेंज इन हाइट होगी। तो मैं ये साबित कर रहा था कि देखो कि अगर सोचो डी मीटर्स ट्रेवलिंग हुई है तो वर्टिकल हाइट में कितना चेंज आया। तो आपने जब राइट एंगल ट्रायंगल बनाया कि भाई इस पॉइंट से अज्यूम करते हैं इस पॉइंट तक, और ये आपको 10 मीटर्स दिया हुआ है, और ये एंगल 30 डिग्री है। अब आपको तो जाहिर सी बात है हाइट चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, अब 30 डिग्री और 10 को इस्तेमाल करते हुए एच निकाला, तो दिस इज ऑपोजिट, दिस इज हाइपोटेनस। तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन 30। यहाँ से आपके पास हाइट आ जाएगी, और जो हाइट का चेंज होगा उससे आपके पास लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर एच को इन टर्म्स ऑफ डी एक्सप्रेस किया ताकि मैं साबित कर सकूं ये बात जो मैंने हेडिंग डाली थी कि लॉस इन पी सेम एज वर्क डन बाय एमजी साइन थीटा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर ये डी है और ये वर्टिकल है, और ये एंगल थीटा क्यों है? क्योंकि ये वाली हॉरिजॉन्टल, ये वाली हॉरिजॉन्टल पैरेलल होती हैं, लिहाजा पैरेलल होने की वजह से ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। तो डी थीटा और एच को यूज करते हुए आप देखिए थीटा के ऑपोजिट है और थीटा के हाइपोटेनस है, तो tan थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन डी, ये लिखा मैंने, सॉरी साइन थीटा, क्योंकि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा इक्वल्स टू एच अपॉन डी, और एच निकालने के लिए आपने डी साइन थीटा कर दिया। फिर आपको लॉस इन पोटेंशियल निकालनी थी, तो लॉस इन पोटेंशियल के लिए एम जी एच होता है, और एच इज द लॉस इन हाइट। तो मैंने कहा लॉस इन पी इज एम जी एच एंड एच इज डी, लॉस इन हाइट इज डी साइन थीटा। हाइट में चेंज आया डी साइन थीटा, हमने कहा एम जी एच, और एच की जगह आ गया डी साइन थीटा, जो ऊपर निकाला एम जी डी साइन थीटा हो गया। आप देख सकते हैं लॉस इन पी जो है वो एम जी डी साइन थीटा है, और वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा भी एम जी साइन थीटा, एम जी डी साइन थीटा मैच हो रहा है। सही, तो लॉस इन पी का जो आंसर आ रहा है और वर्क डन बाय एम जी साइन थीटा का जो आंसर आ रहा है दे आर सेम, लिहाजा आप दोनों में से कोई एक ले लें। यूजुअली हम पी ले रहे होते हैं, लिहाजा हम पी लेने की आदत रखेंगे। ये एक और चीज साबित हो गई, 500 की रिक्वायरमेंट्स भी देख ली, और मुझे यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई कि जब सवाल में क्या पढ़ूंगा तो क्या करना है, और मजीद सवाल के साथ साथ कौन सा मजीद क्लियर होगा। यहाँ तक एक्नॉलेजमेंट दें, इज इट क्लियर टू एवरीवन?
अच्छा जी सर, यहाँ तक क्लैरिटी आ गई, कोई मसला नहीं है, ऑल गुड। अब हम पावर का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। पावर के कॉन्सेप्ट के बाद बस फिर इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन हमारी मुकम्मल हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है वर्क एनर्जी पावर के इस टॉपिक में, बट सवालात करने की स्किल हमारे पास होनी चाहिए। वर्क एनर्जी इक्वेशन कैसे बनाना है ये हमें आना चाहिए। सही है। अब हमने जो है एग्जाम्पल्स भी देख लिए, वर्क एनर्जी बनाना भी सीख लिया, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स, मतलब कुछ सवालात में कुछ बातें लिखी हों जिससे क्या पिक करना है ये भी डिस्कस हो गया। लॉस इन पी जो है वर्क डन बाय एनर्जी सनी सेम है, ये भी हो गया। पावर पे आ जाते हैं। नाउ व्हाट इज पावर? सही है, किसी की फिजिक्स की क्लास है तो वो मेरे ख्याल से तो मैकेनिक्स की क्लास को पूरा प्रॉपर देख ले और फिजिक्स की क्लास की रिकॉर्डिंग देख ले, या फिर देख लें जो आपको मुनासिब लगता है। अगर आपको वो लेनी है तो फिर आप मेरी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जो फीजेबल ऑप्शन हो वो आप कर सकते हैं। बहरहाल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पावर की मिसाल इस तरह से समझ लें कि पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब मैं दो बच्चों से पूछ रहा हूँ, बेटा कितने सवाल किए? एक बच्चे ने कहा मैंने 10 सवाल किए, और एक बच्चे ने कहा मैंने सर 20 सवाल किए। मैं फौरन 20 सवाल वाले बच्चे की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, मैंने कहा जबरदस्त, बहुत जबरदस्त काम किया। फिर मैंने कहा भाई जिससे जिसने 10 सवाल किए थे, 10 क्वेश्चंस किए थे, उसने, मैंने उससे पूछा कितनी देर लगी, उसने कहा सर 1 घंटा। और जिसने 20 सवाल किए थे उससे मैंने पूछा कितना टाइम लगा, तो कहता है सर 4 घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए। अब मैं क्या कहूँ, मैं तो खुश हो रहा था 20 सवाल वाले के ऊपर। 20 सवाल, बच्चे ने 20 सवाल किए, वाह क्या बच्चा है। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला कि पोटेंशियल के लिहाज से तो 10 क्वेश्चन वाला ज्यादा काबिल बच्चा निकला। सवाल 10 किए हैं लेकिन 1 घंटे में किए हैं। दिस इज द रेट इज 10 क्वेश्चन पर आवर। जबकि 20 क्वेश्चन 4 आवर्स में हुए हैं, तो 1 आवर में तो 5 क्वेश्चन हुए हैं, 5 क्वेश्चन पर आवर हो गया। तो अब 10 क्वेश्चन पर आवर वाला ज्यादा एफिशिएंट है बनस्बत उसके जिसने पर आवर की एवरेज इसकी 5 क्वेश्चन की है। तो बताने का मकसद ये है कि 10 क्वेश्चन पर आवर या 50 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पर आवर, ये बेसिकली फर्क है। तो ये रेट का फर्क है। समझ पावर भी यही चीज है। वर्क डन 100 जूल्स हुआ है 2 घंटे, 2 घंटे, इट्स 50 जूल्स पर आवर। और 100 जूल्स वर्क हुआ है 5 आवर, इट्स 20 जूल्स पर आवर। ज्यादा एफिशिएंसी किसके अंदर है भाई? जो जिसने 50 जूल्स पर आवर के हिसाब से काम किया। पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट ऑफ टाइम। ये इंपॉर्टेंट। पर यूनिट ऑफ टाइम वाला लफ्ज इंपॉर्टेंट है कि पावर इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या है चीज? ये वर्क का रेट है, किस रेट पे वर्क डन हुआ। पावर इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है या कंज्यूम हुई है। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द वर्क डन बाय टाइम। आसान सा फॉर्मूला है, वर्क डन को टाइम से डिवाइड कर देंगे। वर्क डन अगर आप जूल्स में ले रहे हैं और टाइम को अगर आप आवर्स में ले रहे हैं तो ये जूल्स पर आवर हो जाएगा। अगर आप वर्क डन को जूल्स में ले रहे हैं, टाइम को सेकंड में ले रहे हैं, तो जूल पर सेकंड हो जाएगा। तो हम यूजुअली देख रहे होते हैं कि वर्क डन को हम लेते हैं जूल्स में, किलो जूल में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल्स में कर देंगे। पावर को हम लेते हैं वाट में। तो के ही है, पी है, या वर्क डन है, इसको हम जूल्स में लेते हैं। पावर है, इसको हम वाट में लेते हैं। मास केजी में होता है और टाइम सेकंड में होता है। ये कुछ बातें ध्यान में रखें। वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है, वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स है, लॉस या गेन इन पी है या के है, तो उसमें जूल्स आएगा। अगर किलो जूल्स दिया हुआ 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 किलो जूल इक्वल्स 1000 जूल्स है। इसी तरह अगर जो है वो फ्रिक्शन वगैरह की बात आती है तो मास में लिखा था, मास केजी में है, टाइम सेकंड में होगा। अब ये क्या चीज लिखी थी मैंने? पावर, पावर वॉट में होगा, वॉट। मतलब अगर किलो वॉट में दिया हुआ तो 1 किलो वॉट इक्वल टू 1000 वॉट। 1 किलो जूल्स इक्वल्स टू 1000 जूल्स। सही है, 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल्स एंड 1 किलो वॉट
इज इक्वल टू 1000 वॉट। सही है जनाब, ये आपकी बात हो गई, ये ध्यान में रखेंगे। और टाइम को भी आप सेकंड में ले रहे होंगे, टाइम आपका सेकंड में लिया जाता है। पावर इज डिफाइंड, ये हो गया वर्क डन बाय टाइम। एज पावर डजेंट हैव एनी डायरेक्शन, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद रखें, पावर को कोई डायरेक्शन नहीं है, लिहाजा पावर जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए पावर नेगेटिव वेगेटिव नहीं होती, पावर को पॉजिटिव में ही लेना होता। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल्स पर सेकंड। इसका पता क्या पता चल रहा है कि वर्क डन आपका जूल्स में है, टाइम आपका सेकंड में है, लिहाजा जूल्स अपॉन सेकंड का मतलब होगा जूल्स पर सेकंड। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल्स पर सेकंड विच इज टर्म्ड एज वॉट। जूल्स पर सेकंड को हम वॉट कह रहे होते हैं, डब्ल्यू, डब्ल्यू ए डबल टी, शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू। वॉट कैन बी डिफाइंड एज द पावर नीडेड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकंड। वॉट की डेफिनेशन क्या कह रही है? पावर नीडेड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इन 1 सेकंड। 1 जूल ऑफ वर्क 1 सेकंड में हो जाए तो इसका मतलब पावर है 1 वॉट। ये हर जगह हमने डेफिनेशन देखी थी, यहाँ पर वॉट की डेफिनेशन भी इसी तरह लिखी। पावर का ओरिजिनल फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम टेक, सही है ना? वर्क डन, वर्क डन इज ऑल्सो स्केलर। द वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो स्केलर है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वो तो वेक्टर है। और फोर्स इंटू डिस्टेंस है, इसका मतलब फोर्स भी वेक्टर है। अगर फोर्स पॉजिटिव या नेगेटिव है, अगर फोर्स को हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, फोर्स अगर नेगेटिव, फोर्स का क्या मतलब होता है? फोर्स नेगेटिव का मतलब होता है डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। इसीलिए वर्क डन के अंदर भी यही है कि मिसाल है कि अगर हम वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस ले रहे हैं तो फोर्स क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा वर्क डन भी उस हिसाब से वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका मतलब डायरेक्शन से। वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स में लेता हूँ, और अगर लेफ्ट पे होता है तो वर्क डन अगेंस्ट पुलिंग फोर्स लेता हूँ। इसका मतलब डायरेक्शन का फर्क आ रहा होता है वर्क डन के केस में। वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी ही माना जाता है। कभी जरूरत नहीं पड़ी इसको सोचने की कि वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, और ये जान के कुछ फायदा भी नहीं होने वाला। लेकिन ऐसा होता है कि जब जैसे जिन जिन चीज़ों का प्रोडक्ट है वर्क डन, उनमें से एक भी चीज़ अगर स्केलर नहीं वेक्टर है तो इसका मतलब वो भी वेक्टर होगा। तो क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, लिहाजा उस हिसाब से वर्क डन भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अच्छा, पावर का एक फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा होता है। और एक पावर का डिराइव्ड फॉर्मूला है, डिराइव फॉर्मूला। ये डिराइव फॉर्मूला भी बड़ा काम का है। डिराइव फॉर्मूला क्या है? आपको डेरिवेशन दिखानी नहीं होती, आपको यूज करना होता है। पावर इक्वल्स टू एफ वी, पावर इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। बहुत ज्यादा काम का फॉर्मूला है, आपको बहुत यूज होगा, आपकी यूज में आएगा ये। अभी डिराइव कैसे हुआ? तो आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो ये हो गया पावर इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अब आपको बचपन से सिखाया जा रहा है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, या हम कहेंगे वेलोसिटी। तो पावर जो है वो, अच्छा मैं देखिए यहाँ भी मैं एक बात कह देख रहा था कि पावर भी, पावर में भी वर्कडन आ रहा है। वर्कडन अगर वेक्टर है तो फिर उस हिसाब से पावर को भी वेक्टर माना जा सकता है, लेकिन डिवाइड हो रहा है ना। तो इसलिए क्योंकि हम वर्कडन हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं, जब भी पावर निकालना होता है तो वर्कडन हम नेगेटिव नहीं लेते। इसी तरह जब वर्कडन बाय ड्राइविंग फोर्स वगैरह हम निकालना होता है, वर्कडन बाय ड्राइविंग फोर्स है, या वर्कडन, जब भी वर्कडन निकालना होता है तो हम फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करते हैं, और डिस्टेंस भी हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, और फोर्स भी हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं। इस लिहाज से वर्कडन का आंसर भी हमारे पास हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अब ये एक अच्छा सवाल है कि वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी है। मेरे हिसाब से तो उसको क्योंकि वो, जैसे मोमेंटम का मेरे जहन में है, मोमेंटम जो है अगला टॉपिक है हमारा। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो क्योंकि मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है, बट क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा पॉजिटिव नेगेटिव होती है, लिहाजा मोमेंटम भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो मोमेंटम को वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने वर्क डन पे भी यही बात कही। लेकिन अब ये है कि इसको हम गूगल कर सकते हैं कि वर्क डन इज अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी, बट ऑनेस्टली इसका कोई काम हुआ नहीं, कभी जरूरत पड़ी नहीं। My physics sir said all work done energy is scalar, सही। तो सही, तो अगर आपके फिजिक्स सर ने ये बात कही है तो फिर यही बात होगी। मैंने कभी इस पे, मैंने कहा ना कि इस पे मुझे कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना ऐसा कभी सवाल मेरे सामने आया, ना मैंने इस पे रिसर्च की, ना मेरे दिमाग में ये सवाल कभी आया, क्योंकि मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई। सही है, अगर आपके फिजिक्स सर ने ये बात कही है तो इसका मतलब इसको लॉक कर देते हैं कि तमाम एनर्जीज, चाहे काइनेटिक है चाहे पोटेंशियल है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी हम
पॉजिटिव में ले रहे होते हैं ना। और हाँ, हाँ देखिए ना, पोटेंशियल एनर्जी जो है, हाइट कहीं भी चेंज हो रही है, किसी भी तरह चेंज हो रही है, हम अगर गेन हो रही है या लॉस हो रही है तो हम डायरेक्शन तो नहीं कंसिडर कर रहे होते, हम खाली ये देखते हैं हाइट बढ़ रही है या कम हो रही है। काइनेटिक के अंदर भी हम देख रहे हैं स्पीड कम हो रही है या बढ़ रही है, ये देख रहे होते हैं, लेकिन कहाँ जा रही है ये नहीं देखते, कि राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, बस देखते हैं स्पीड में कमी आई है, बढ़ा है। तो डायरेक्शन को हम इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे होते, लिहाजा उस हिसाब से वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। और वर्क डन में भी हम, वर्क डन में हम लेते हैं जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस होती है उसी डायरेक्शन में फोर्स हम लेते हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्क डन आ जाता है। तो जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो रही है उसी डायरेक्शन की अगर फोर्स दी जाती है तो वर्क डन जो है उस हिसाब से आ जाएगा, तो फिर वर्क डन को भी हम स्केलर कह सकते हैं। तो सही है, मैंने कहा जैसे कि फर्क नहीं पड़ता जानकर, लेकिन ये चीज़ अगर हमारे लिए हमेशा के लिए लॉक हो जाती है तो अच्छी बात है। आपके सर ने बताया, उन्होंने रिसर्च की है, उनको पता होगी ये बात। फिजिक्स की किताबों में ये लिखा होगा, मैकेनिक्स की जो किताबें हैं उसके अंदर इस हवाले से कोई ज़्यादा जिक्र है नहीं, इसलिए मेरे ध्यान में नहीं। तो अब से पता चल गई बात। तो वर्क डन एंड एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, सही, ये हम लॉक कर देते हैं। पावर भी स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, पावर जो है वो वर्क डन अपॉन टाइम है, और वर्क डन जो है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस है, लिहाजा डिस्टेंस अपॉन टाइम जो है ये मिला के वेलोसिटी बन जाएगी। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड या वेलोसिटी हो जाएगी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को वेलोसिटी बना दिया, लिहाजा ये एफ वी हो गया। तो पावर का एक और फॉर्मूला आ गया वजूद में, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। पावर इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी विच इज पी इक्वल्स टू एफ वी। अब याद रखें, इसमें पी इज द पावर, वी इज द वेलोसिटी, एंड एफ जो है ये ड्राइविंग फोर्स कहलाती है। क्योंकि पावर का कॉन्सेप्ट आता है गाड़ी वगैरह में जिसमें इंजन हो, इंजन होता है तो पावर का कॉन्सेप्ट आता है। तो जब इंजन में पावर का कॉन्सेप्ट है तो उसमें फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, याद रखें। जब पावर का कॉन्सेप्ट आता है तो गाड़ी वगैरह इन्वॉल्व होती है, लिहाजा उस केसेस, उन केसेस में एफ का मतलब होता है ड्राइविंग फोर्स। तो कहीं मार्किंग इसमें भी डी एफ लिखा हुआ हो सकता है, कहीं मैं भी डी एफ यूज कर सकता हूँ। याद रखें कि पी इज द पावर, गाड़ी है, कोई इंजन है, लिहाजा उसका पावर है। जब उसका पावर है उसकी वजह से गाड़ी मूव कर रही है, मूवमेंट की वजह है ड्राइविंग फोर्स, तो ये एफ ड्राइविंग फोर्स है। और जब मूवमेंट होगी तो उसकी स्पीड होगी, लिहाजा वेलोसिटी है, तो पी इक्वल्स टू एफ। अब यहाँ इस फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होती है, बहुत काम का फॉर्मूला है। क्या क्या काम करती है ये फॉर्मूला क्या क्या काम करता है, ये मैंने लिखा हुआ है। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू फाइंड एफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इफ पी एंड वी एट दैट पॉइंट आर गिवन। बात पता है क्या होता है, किसी पॉइंट पे वो कहते हैं एक्सेलरेशन निकालो। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालनी है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्राइविंग फोर्स मुझे चाहिए हो सकती है। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे, मिसाल है, पावर भी पता है और वेलोसिटी भी पता है कि पॉइंट ए पे पावर ये है और वेलोसिटी है, तो मैं पावर अपॉन वेलोसिटी से ड्राइविंग फोर्स निकाल सकता हूँ। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड टू फाइंड द ड्राइविंग फोर्स एफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इफ पी एंड वी एट दैट पॉइंट आर गिवन। कैसे भाई? तो एफ द ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू पावर अपॉन वेलोसिटी। इस तरह से हम ड्राइविंग फोर्स निकाल सकते हैं अगर मुझे पावर और वेलोसिटी उस पॉइंट पे पता है तो। सिमिलरली अगर मुझे किसी पॉइंट पे ड्राइविंग फोर्स भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, तो पावर आ सकता है। किसी पॉइंट पे अगर मुझे वेलोसिटी नहीं, ड्राइविंग फोर्स पता है और पावर पता है, तो मैं उस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। कैसे भाई? वेलोसिटी इज इक्वल टू पी अपॉन एफ। मतलब इसी इक्वेशन को हेरा फेरी करके हम इससे बहुत कुछ निकाल सकते हैं। तो v इज इक्वल टू पी अपॉन एफ, वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन ड्राइविंग फोर्स, velocity is equals to p upon f. Similarly, if p and f are given at a particular point, we can find v at that point. If p and f are given at a particular point, we can find v at that point. जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पावर और फोर्स हो तो उस पॉइंट पर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। If p and f are given at a particular point, we can find velocity at that point. The velocity is equals to power upon force, driving force. वंस एफ, अच्छा फिर मैंने पहली लाइन में बताया था कि हम एफ निकाल सकते हैं, ड्राइविंग फोर्स निकाल सकते हैं अगर पावर और वेलोसिटी को डिवाइड कर दें, तो पावर अपॉन वेलोसिटी कर दे तो इससे फायदा क्या होता है? इससे ये फायदा होता है कि जब किसी पॉइंट पे ड्राइविंग, पहली वाली लाइन को रेफर करते हुए ये बात कंटिन्यू हुई है, तो पहली लाइन में लिखा हुआ था उसी को कंटिन्यूएशन में ये बात मुकम्मल हो रही है कि अगर जो है ये जो लाइन आपके सामने लिखी हुई थी कि अगर एफ आपको चाहिए तो आप पी और वी को यूज कर सकते हैं, मतलब पी अपॉन वी कर सकते हैं। जब उस पॉइंट पे एफ यानी कि ड्राइविंग फोर्स आपकी आ जाए, once f at a particular point is found, we can find the acceleration at that point using Newton's second law of motion. उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम नेट फोर्स इक्वल्स टू ma लगा सकते हैं। हमने काइनेमेटिक्स में सवालात देखे हैं जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती थी, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर हम क्या करते थे कि हम नेट फोर्स इक्वल्स टू ma लगा देते। हम ये देखते थे कि फॉरवर्ड फोर्स क्या है, बैकवर्ड फोर्स क्या है, और नेट फोर्स इक्वल्स टू ma हम लगा दिया करते थे, क्योंकि हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती थी। तो हम ये बात ही नहीं करते थे कि किस पॉइंट पे फोर्स, किस पॉइंट पे फ्रिक्शन, हम सीधा सीधा
फोर्स माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू एम कर देते थे। बट अब जो है, याद रखें कि जब फोर्स, ड्राइविंग फोर्स और वेलोसिटी हर पॉइंट पे डिफरेंट है, लिहाजा एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो है नहीं, तो वो पूरे एक पाथ की एक्सेलरेशन नहीं निकलेगी, बल्कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या एक्सेलरेशन है ये निकलेगी। तो वंस एफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज फाउंड, वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये काम बता रहा हूँ। उसमें हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन उस स्पेसिफिक पॉइंट पे लगा सकते हैं। नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए, नेट फोर्स आ जाएगी उस पॉइंट पे जो ड्राइविंग फोर्स है, उसमें से हम फ्रिक्शन माइनस कर देंगे, लिखा हुआ है बल्कि, ड्राइविंग फोर्स एट दैट पॉइंट माइनस फ्रिक्शन एट दैट पॉइंट। फ्रिक्शन तो बाज़ औक़ात कांस्टेंट ही होती है थ्रू आउट द मोशन, तो किसी भी पॉइंट पे ले लें फ्रिक्शन तो सेम है, बट उस पॉइंट पे ड्राइविंग फोर्स मुख्तलिफ होगी। लिहाजा जिस पॉइंट पर एक्सेलरेशन पूछी है उसी पॉइंट पर ड्राइविंग फोर्स लेनी होगी, जो कि उस पॉइंट पे पावर को वेलोसिटी से डिवाइड करके हासिल होगी। अक्सर ऐसा होता है पावर कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी और ड्राइविंग फोर्स बदलती है। तो अगर वेलोसिटी बदल रही है तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी पता होनी चाहिए, ताकि पावर से डिवाइड करके उस पर्टिकुलर पॉइंट का ड्राइविंग फोर्स पता चल जाए, उस पर्टिकुलर पॉइंट की ड्राइविंग फोर्स पता चल जाए, और फिर उसको उसमें से फ्रिक्शन माइनस करके उस पर्टिकुलर पॉइंट की एक्सेलरेशन आ जाए। ये स्पेसिफिक पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला बहुत काम का है, याद रखें। किसी भी फॉर्म, ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स पी अपॉन वी कर लें या वेलोसिटी इक्वल्स पी अपॉन एफ कर लें, ये फॉर्मूला जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बड़ा यूजफुल है। मैंने ये लिख भी दिया कि ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स पावर अपॉन वेलोसिटी। मैंने कहा था अगर एफ निकालना है तो पी अपॉन वी होगा, पावर अपॉन वेलोसिटी होगा, एंड दिस एफ इज द ड्राइविंग फोर्स। तो मैंने लिख दिया कि दिस इज बेसिकली पी इक्वल्स टू एफ वी था, तो ये ड्राइविंग फोर्स इक्वल एफ इक्वल्स पी अपॉन वी हो गया, और एफ इज द ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स पी अपॉन, ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल्स टू पावर अपॉन वेलोसिटी। सही, ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स टू पावर अपॉन वेलोसिटी। Note, when the driving force is changing continuously between 2 points A and B, the following formula should not be used. ड्राइविंग फोर्स अगर मुसलसल बढ़ चेंज हो रही हो तो फिर आप ध्यान में रखेंगे कि आप ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम ए किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे एक्सप्रेशन निकालने के लिए यूज कर रहे हो। तो मैंने ये बात कुछ अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे लिखी हुई है, किसी किताब से डायरेक्टली कहीं छपी हुई चीज नहीं है, ये मेरे एक्सपीरियंस की वजह से कुछ बात लिखी हुई है मैंने, कि जब भी कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमें सवाल में समझ नहीं आता कि इसमें करना क्या है। जब आप सवाल करने बैठेंगे ना तो आपको कभी कभार ऐसा होता है कि फोर्सेस का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, इंक्लाइन प्लेन की, वैसे इंक्लाइन प्लेन की चीजें भी लग रही हैं, अगर पुली है तो पुली का मामला भी लग रहा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग भी है, पुली के मामला भी हैं, और साथ साथ वर्क एनर्जी की कंसिडरेशन भी लेनी है, साथ साथ कोई फोर्सेस की कंसिडरेशन भी लेनी है। तो अब सवाल में फोर्सेस भी है, इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह लग रहा है नहीं लग रहा, काइनेमेटिक्स भी यूज हो रहा है, पुली वगैरह है तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यूज हो रहा है, इंक्लाइन प्लेन है तो फिर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यूज हो रहा है। इंक्लाइन प्लेन तो उसका फेवरेट एरिया है। फिर अगर वो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी की बातें कर रहा है तो वर्क डन भी यूज हो रहा है, कहीं उसने मोमेंटम का जिक्र कर दिया तो मोमेंटम भी यूज हो रहा है। तो ये मैकेनिक्स में इसके पास ये पावर है कि ये 4 या 5 टॉपिक्स को मर्ज करके भी एक सवाल बना के दे सकता है, जिसमें आपको पांचों टॉपिक के कॉन्सेप्ट लगे, फोर्सेस भी लग रहा हो, काइनेमेटिक्स भी लग रहा हो, पुली इंक्लाइन प्लेन भी लग रहा हो, वर्क एनर्जी की स्किल्स भी लग रही है, मोमेंटम के भी स्किल लग रही है। लेकिन 3-4 टॉपिक्स को मर्ज करना तो कोई मुश्किल ही नहीं है, बट पांचों टॉपिक को एक ही सवाल में मर्ज करके भी दिया जा सकता है और दिया जाता भी है। लिहाजा मैकेनिक्स में असल चीज मिक्सिंग ही है, जिसको हमें केटर करना सीखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हम मिक्सिंग को केटर करना सीख लें। तो अब मैं बात ये कर रहा था कि भाई ड्राइविंग फोर्स अगर कंटिन्यूसली चेंज हो रही है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, द फॉलोइंग फॉर्मूला शुड नॉट बी यूज। फॉलोइंग फॉर्मूलाज हम यूज नहीं कर सकते। कौन कौन से? वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये हम यूज नहीं कर सकते। क्यों? वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकालने के लिए मुझे फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा, और मेरी अजम्पशन होती है कि ड्राइविंग फोर्स जो है वो सेम है उस थ्रू आउट द डिस्टेंस। मतलब मिसाल है डिस्टेंस 10 मीटर है और मुझे दिए फोर्स जो है आपकी 50 न्यूटन से, तो 50 न्यूटन को मैं 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मेरी अजम्पशन ये है कि 10 मीटर तक 50 न्यूटन की फोर्स ही लग रही है, फोर्स में चेंजिंग नहीं आ रही। ड्राइविंग फोर्स कांस्टेंट होगी तो फिर हम 50 × 10 करके 500 जूल्स निकाल लेंगे, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स आ जाए। बट अगर फोर्स ही कांस्टेंट नहीं है, ड्राइविंग फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो फिर हम वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस यूज नहीं करेंगे। तो इफ द ड्राइविंग फोर्स इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, द फॉलोइंग फॉर्मूला शुड नॉट बी यूज्ड। 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर ड्राइविंग फोर्स चेंज हो रही है तो फिर फोर्स इंटू डिस्टेंस यूज करके वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स नहीं आएगा। उन 2 पॉइंट्स के दरमियान आपको ये तो निकालना होगा ना कि 2 पॉइंट्स के दरमियान वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स कितना है।
उसको निकालने के लिए आप फोर्स इंटू डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। हाँ, अगर कोई ऐसी कोई चीज है कि भाई एवरेज फोर्स ये है थ्रू आउट द डिस्टेंस 10 मीटर्स के फैसले 10 मीटर्स के फासले पर एवरेज फोर्स अज्यूम कर लेते हैं हम इतनी है, तो वो एवरेज फोर्स अज्यूम करवा दे या कोई ऐसी बात लिख दे तो अलग बात। लेकिन यूजुअली जो है अगर फोर्स बदल रही है और फोर्स में अगर चेंज आ रहा है, तो उस केस में तो आप याद रखें कि अगर फोर्स में चेंज आ रहा है तो फिर तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। यूज द फॉर्मूला ऑफ पावर टू फाइंड द वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इन दिस केस इफ द पावर इज कॉन्स्टेंट। हमने देखा है कि जब हमारे जहन में आ रहा होता है कि भाई वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकालने के लिए हम ड्राइविंग फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, हम देखते हैं कि ड्राइविंग फोर्स तो कांस्टेंट है ही नहीं उस डिस्टेंस पर, तो हम उसको इस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। तो फिर हमने देखा है कि फिर ये वाला फॉर्मूला लगता है कि पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम है ना। तो ये पावर क्या है, कार के इंजन का पावर, और ये वर्क डन क्या होती है, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स होती है और टाइम होता है। तो अगर मैं पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स पता चल जाएगी। तो इसीलिए वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकालने के लिए पावर इनटू टाइम टेकन वाला फॉर्मूला भी लगता है। ये लिखा हुआ था कि यूज द फॉर्मूला ऑफ पावर टू फाइंड द वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, ये वाला फॉर्मूला ऑफ पावर, ये वाला फॉर्मूला ऑफ पावर यूज करें। वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन को सब्जेक्ट बना ले तो पावर इनटू टाइम हो जाए। तो ये मैंने कुछ गाइडेंस दिए एक्सपीरियंस की बेसिस पर कि आपको घंटी बजना शुरू हो जाए। ये मैंने नोट्स इसलिए लिखे हैं पॉइंटर्स ताकि आपको घंटी बजे कि कब क्या करना है। आपने कहा अगर ड्राइविंग फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकालने के लिए मेरे पास दो रास्ते। एक रास्ता तो ये है कि मैं वर्क डन इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम टेकन कर लूं। एक रास्ता वर्क एनर्जी इक्वेशन का भी रास्ता है। जैसे हमने वर्क एनर्जी इक्वेशन बना रहे थे ना, मिसाल है मुझे ए से लेकर बी तक वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकालना, तो अगर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पता चल जाता है और चेंज इन के ही पता चल जाता है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जो है वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकालने के लिए अगर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आ जाता है, चेंज इन के ही पता चल जाती है, गेन पी पता चल जाती है, इन तीनों को मैं ऐड करूंगा तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स पता चल जाएगी। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकालने का एक रास्ता ये वर्क एनर्जी इक्वेशन भी, लेकिन कब, जब ड्राइविंग फोर्स कंटिन्यूसली चेंज हो रही है तो। बट सर वोंट पावर आल्सो कॉन्स्टेंटली चेंज। अच्छा पावर चेंज अक्सर ना सवाल में कहा ना वो लिखता है गिवन दैट द पावर इज कांस्टेंट, गिवन दैट द पावर इज कांस्टेंट। तो ये मैंने नोट्स भी उसी अजम्पशन की बेसिस पर ही बनाए हुए कि पावर कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है। तो यूजुअली पावर कांस्टेंट होता है पास पेपर्स में, इसीलिए उसी के बेसिस पर मैंने ये लिखा था। तो हमेशा नहीं लिख रहा, यूजुअली लिख रहा हूँ, यूजुअली पावर इज कांस्टेंट। क्योंकि अगर पावर कांस्टेंट नहीं है तो उस हिसाब से तो पावर इनटू टाइम टेकिंग भी सही नहीं है, फिर तो उस पर्टिकुलर टाइम पे फिर एवरेज पावर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि अगर एवरेज पावर दिया हुआ है तो अलग बात है, वरना तो फिर हम पावर इनटू टाइम भी नहीं यूज कर सकते वर्क डन निकालने के लिए। जैसे फोर्स इनटू डिस्टेंस यूज नहीं हो सकता वैसे पावर इनटू टाइम भी यूज नहीं हो सकता फिर तो। लेकिन यूजुअली हमने देखा है कि पावर कांस्टेंट लिखा हुआ होता है एंड इट इज स्टेटेड बाय द एग्जामिनर। लेकिन अगर ये भी ना हो तो फिर वर्क एनर्जी इक्वेशन ही वाहिद रास्ता बचता है वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकालने के लिए। लेकिन अगर पावर कांस्टेंट है तो फिर ये अच्छी बात है कि वर्क डन इक्वल टू पावर टू टाइम टेकन तभी यूज कर सकते हैं जब पावर कांस्टेंट है। अगर पावर कांस्टेंट लिखा हुआ है कि पावर कांस्टेंट नहीं है तो फिर हम वर्क एनर्जी इक्वेशन से ही निकाल सकते हैं। अच्छा फिर मैंने कहा कि अगर ड्राइविंग फोर्स चेंज हो रही है दो पॉइंट्स के दरमियान तो नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। तो वैसे भी हम जो लगाते थे ना हम समझते थे कि दो पॉइंट्स के दरमियान नेट फोर्स इक्वल टू एम ए लग रहा होता था, जबकि नेट फोर्स इक्वल टू एम ए हम किसी एक पॉइंट पे ही लगा रहे होते थे, बट उसको हम थ्रू आउट द मोशन इसलिए कंसिडर कर रहे होते थे कि थ्रू आउट द मोशन नेट फोर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा होता। तब याद रखिए कि दो पॉइंट्स अगर ड्राइविंग फोर्स दो पॉइंट्स के दरमियान बदल रही है तब नेट फोर्स इक्वल टू एम ए जो है ये दो पॉइंट्स के दरमियान के लिए नहीं लगाएंगे, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए लगाएंगे। लगेगा तो सही नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। यहाँ जो मैंने नोट्स में लिखा हुआ है इसमें कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, इसलिए मैं वजाहत कर रहा हूँ इस बात की कि हम यूजुअली ये सोच रहे होते थे कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे होते थे और हम नेट फोर्स इक्वल टू एम भी यूज कर रहे होते थे। और नेट फोर्स इक्वल टू एम और इक्वेशन ऑफ मोशन साथ साथ चलते हैं, ये बात हमने काइनेमेटिक्स में सीखी है। अब क्योंकि ए से लेकर बी तक ड्राइविंग फोर्स बदल रही है लिहाजा एक्सेलेरेशन भी बदल रही है, लिहाजा नेट फोर्स इक्वल टू एम किसी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन विद इन द टू पॉइंट्स, बिटवीन द टू पॉइंट इस बात को हम नहीं लिख सकते। शायद कि ये नोट ना भी लिखता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब क्योंकि लिखा हुआ है तो उसको मैं वजाहत कर रहा हूँ कि मेरा किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये चीज लिखी। मैंने कहा नहीं कहीं से मैंने कॉपी नहीं किया, मैं अपने तजुर्बे के बेसिस पे कोई बातें लिखी, तो वो मेरे तजुर्बे के बेसिस पे मैंने जो लिखा है वो मैं ही समझा सकता हूँ। कोई रैंडमली आप इसको पढ़ के शायद ना समझ पाए, लेकिन मेरे समझाने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के आप समझ सकते हैं। तो मैंने लिखा है नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, लगेगा तो सही नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, चेंज इन ड्राइविंग फोर्स रिजल्ट्स इन चेंज इन नेट फोर्स। अगर ड्राइविंग फोर्स बदल रही है तो नेट फोर्स बदल रही है, और नेट फोर्स बदल रही है इसका मतलब
एक्सेलरेशन भी बदल रही है, लिहाजा नेट फोर्स इक्वल टू एम ए जो है वो बिटवीन द टू पॉइंट्स नहीं लग सकता, क्योंकि हर पॉइंट में मामला अलग है। बट दिस फॉर्मूला द नेट फोर्स इक्वल टू एम ए वन विल बी यूज्ड टू फाइंड द एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट रादर देन फाइंडिंग एक्सेलरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। मैंने लिखा हुआ है कि बिटवीन टू पॉइंट जो है, बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी जो है, हम इन फॉर्मुलास को यूज, इस फॉर्मूला को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला बिटवीन द टू पॉइंट्स नहीं, फिर खाली स्पेसिफिक पॉइंट के लिए यूज होगा। दिस फॉर्मूला विल बी यूज टू फाइंड एक्सेलरेशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट rather than finding acceleration between any two points, स्पेसिफिक पॉइंट के लिए यूज हो रहा होगा, सही है। अच्छा, और अगर दो पॉइंट्स के दरमियान ड्राइविंग फोर्स बदल रही है, इसका मतलब हर पॉइंट की एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी, एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज नहीं होंगे। As net force is changing, acceleration will change too, and as the acceleration is not constant, therefore equations of motion will not be used. Equations of motion are only used when the acceleration between two points is constant. तो अगर ड्राइविंग फोर्स बदल रही है तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस यूज नहीं करेंगे। नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए स्पेसिफिक किसी पॉइंट के लिए यूज करेंगे, पॉइंट ए के लिए या पॉइंट बी के लिए, बट हम कहें बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए लगा लेते हैं तो ये बात गलत होगी, कहना बिटवीन द टू पॉइंट्स नहीं लगेगा, इस किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे लगेगा। इसी तरह इक्वेशन मोशन भी नहीं लग सकता, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो बदल रही है। और जब हम इन चीजों को यूज करने से कासिर आ जाएं, मतलब इन चीजों को हम यूज ना कर पाए, तो फिर हमने नीचे वाले फॉर्मुलाज का दिमाग लगा के इनका यूज करना है कि वर्क डन बाय, कहीं वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकालने के लिए पावर इनटू टाइम तो नहीं लग रहा, क्योंकि बाज औकात वर्क एनर्जी इक्वेशन बनता है, वर्क एनर्जी इक्वेशन बनाने के बाद उससे हमें लॉस इन पी या गेन इन के या कुछ और निकालना होता है, बाज औकात वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकालना होता है, तो उसमें जो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है वो तो होना चाहिए हमारे पास। वो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स फिर कहाँ से आएगा? वर्क एनर्जी इक्वेशन से या तो निकालेंगे, या अगर वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है तो उसको यूटिलाइज करते हुए कुछ और निकालेंगे। तो फिर ऐसा भी होता है किसी सवाल में ये दोनों यूज हो रहे होते हैं। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स निकालने के लिए पावर, कांस्टेंट पावर को टाइम टेकन से मल्टीप्लाई करके वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स आ जाता है, और फिर वर्क एनर्जी इक्वेशन में वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स यूटिलाइज होके कोई और चीज निकलती है। तो ये आपस में एक साथ भी एक सवाल में यूज हो सकते हैं। अब तक जो मैंने गुफ्तगू की पावर के हवाले से, पावर के दो ही फॉर्मूला डिस्कस किए, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम और पावर इक्वल्स टू एफ वी। दोनों फॉर्मूलाज बात समझ आ गए, पावर का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, और पी इक्वल्स टू एफ पी की यूटिलाइजेशन भी समझ आ गई स्पेसिफिक पॉइंट्स पर। और फिर हम कब कब यूज कर सकते हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं, मैंने काफी दफा दोहराया भी। मुझे बताएं, यहाँ तक मामला क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, फिर पास ओवर के एक दो सवाल अगर देख सकते हैं तो देखेंगे, ताकि क्योंकि अगली क्लास पर मैंने स्केड्यूल की हुई है 4 बजे, तो उसको भी देखना है मुझे। अच्छा, आप देखें, एग्जाम्पल जो है वो एएस की क्लास होगी मेरी, इसलिए मुझे उसको देखना होगा। अच्छा, एक मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पूरा सवाल तो ये नहीं है, लेकिन कुछ सवालात होते हैं जैसे स्पेसिफिक किसी पार्ट में मुझे वो कहता है कि आप पावर का रेशो निकालो। तो पावर का रेशो निकालने के लिए ना मैं पी इक्वल्स टू एफ का यूटिलाइजेशन करता हूँ। आई यूज पी इक्वल्स टू एफ टू फाइंड द पावर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर, सॉरी, टू फाइंड द रेशो ऑफ द पावर। पावर का रेशो निकालने के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। तो मिसाल है, given that the driving force at B is 5 times the driving force at A, find power A ratio power B। अगर वो मुझे कह देता है कि भाई एक गाड़ी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है, पॉइंट ए भी उसकी इनिशियल स्पीड 3 थी और फाइनल उसकी 5 है, और कह रहा है ड्राइविंग फोर्स एट बी, द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द कार्स इंजन एट बी इज 5 times द ड्राइविंग फोर्स एट ए। ड्राइविंग फोर्स एट बी, ड्राइविंग फोर्स एट बी इज 5 times द ड्राइविंग फोर्स एट ए, ये वाली बात ये कर रहा है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ बी इक्वल्स टू 5 times एफ ए। कह रहे फाइंड पावर का रेशो। तो मैंने यहाँ ये बताया है कि पावर का रेशियो निकालने के लिए आप वर्किंग किस तरह की करेंगे, ये आपको हेल्पफुल होगी कहीं ना कहीं, इसीलिए लिखिए। बच्चे फंसते हैं ना इस तरह की रिक्वायरमेंट्स में, इसलिए मैंने कहा ये रिक्वायरमेंट को आप सोल्यूशन में लिख देता हूँ। तो आप कर स्टार्ट इस तरह करोगे, पावर ए रेशियो पावर बी। पावर का फॉर्मूला होता है एफ वी। तो पावर एट ए इज फोर्स एट ए, ड्राइविंग फोर्स एट ए मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी एट ए, और पावर एट बी के लिए ड्राइविंग फोर्स एट बी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी एट बी। एफ ए वी ए रेशियो एफ बी वी बी। अच्छा, एफ ए पता है आपको? नहीं पता। एफ बी पता है? नहीं पता तो नहीं है, लेकिन ये पता है कि एफ बी इज 5 times एफ ए, जो हमने लिखा था। तो एफ बी की जगह 5 times एफ ए लिख दिया। अच्छा, वेलोसिटी एट ए पता है? जी हाँ, उसने दिया हुआ है 3। वेलोसिटी एट बी पता है? जी हाँ पता है, उसने दिया है 5।
ड्राइविंग फोर्स एफ ए लिखा, एफ ए इंटू 3 और 5 टाइम्स एफ ए इंटू 5, तो ये रेशो का मतलब डिवाइड होता है, तो एफ ए कट जाएगा, लिहाजा 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, 3:25। तो पावर का कभी रेशो निकालना हो तो ये एफ ए वी ए रेशो एफ बी वी बी करके आप निकाल सकते हैं, ये वर्किंग आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने टॉपिक को मुकम्मल कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वर्क एनर्जी पावर की एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो गई। सही है, यहाँ तक हमारा मामला अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए क्लियर है, कोई मसला नहीं। पावर सवालात एक दो देख लेते हैं ताकि हमें बात समझ आ जाए किस तरह से करना है, फिर हम क्लास को इंशाल्लाह खत्म करेंगे, आप लोग सवालात करके लाएंगे और फिर अगली क्लास में हम इंशाल्लाह उन सवालात को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कार ऑफ मास 1000 kg मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट रोड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए एंड बी। अब देखें पॉइंट्स का जिक्र है, आप विजुअलाइज करने के लिए डायग्राम बना लिया करें कि एक ऑब्जेक्ट है, दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए है पॉइंट बी है। द पावर ऑफ इट्स इंजन इज कांस्टेंट, मैंने कहा ना अक्सर वो सवाल में पावर को कांस्टेंट करता है, इसी बेसिस पर कि आप देख रहे हैं सवाल में लिख रहा है एन इक्वल टू 15,000 वाट। तो पावर जैसे ही पावर का लिखा हुआ जिक्र है ना, फौरन एक्टिवेट कर ले पावर के दोनों फॉर्मूला, साइड पे लिख दे, बेशक अपनी वर्किंग में लिख दे, पेंसिल से लिख दे, P इक्वल्स टू एफ वी और P इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, वी नेवर नो क्या यूज हो सकता है, तो हमने ये साइड पे लिख दिया। द ड्राइविंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन इज 750 न्यूटन एट ए। अब यहाँ स्पेसिफिकली ड्राइविंग फोर्स दी हुई है 750 और यहाँ दी हुई है 500। अब स्पेसिफिक पॉइंट पे दे रहा है, तो स्पेसिफिक पॉइंट के लिए पी को एफ बड़े काम का है, तो घंटी बजनी चाहिए कि सर पी को एफ तो नहीं लगेगा। और कह रहे हैं स्पीड ऑफ द कार एट ए एंड बी निकालो, और जब ए और बी पे स्पीड आ जाए तो उसको इस्तेमाल करते हुए फाइंड द इंक्रीज इन द कार्स काइनेटिक एनर्जी एज इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी। तो काइनेटिक एनर्जी का मुझे इंक्रीज निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी जब होगी तो फिर क्या मुश्किल है, फॉर्मूला का हाफ एम गेन इन के ही निकालना है ना, तो गेन इन के इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी और यू आ जाएगा, कैसे आएगा भाई, पॉइंट ए पे पी इक्वल टू एफ यूज करेंगे और पॉइंट बी पे भी और काम हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सी वर्किंग थी इसकी, पी इक्वल टू एफ यूज किया, वेलोसिटी निकालने के लिए पी अपॉन एफ, तो एफ इज द ड्राइविंग फोर्स, तो वेलोसिटी एट ए इज द कांस्टेंट पावर व्हिच इज फिक्स्ड डिवाइडेड बाय ड्राइविंग फोर्स एट ए व्हिच इज गिवन एज 750। वेलोसिटी एट बी निकालने के लिए पावर जो कि कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय ड्राइविंग फोर्स एट बी व्हिच इज 500। वेलोसिटी दोनों पॉइंट्स पे आ गई, और फिर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से आपके पास काइनेटिक एनर्जी का गेन भी आ गया। और आपने जूल्स में आंसर देना होता है, याद रखें 20 30 एंड 250,000, ये आपका पहला सवाल हो गया वर्किंग के साथ, जो कि बहुत सिंपल था। नोट डाउन कर लें और मुझे एक्नॉलेज भी कर दें कि क्या ये सवाल समझ आ गया। चले जी, ये सवाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुकम्मल हो गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 जो है वो है अ स्मूथ नैरो ट्यूब ए हैज टू स्ट्रेट पार्ट्स। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखें, जिस तरह के टेढ़े मेढ़े डायग्राम्स होते हैं ना, ऐसे कर्व्ड हिस्सा है, देखें ये आपको नजर आ रहा है कि ये तो वर्टिकल है, चलें यहाँ से आपको इस तरह का ये गोल नजर आ रहा है, अब ना ये इंक्लाइन प्लेन है, फिर ये क्या है, इंक्लाइन प्लेन के लिए तो स्ट्रेट इंक्लाइन प्लेन होता है बी से सी तक, अब इंक्लाइन प्लेन तो है नहीं, तो इस तरह की ट्यूब वाले सवाल तो ऐसे टेढ़े मेढ़े डायग्राम्स आते हैं ना, तो आप समझ जाएं कि इसमें क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, लॉस इन पी गेन इन के वाले मामला होते हैं, तो उस केस में वो पाथ डिपेंडेंट तो होते नहीं है, तो उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक देखते हैं। देखिए ना, मैं पॉइंट ए से अगर पॉइंट ई तक मामला कंसिडर करूंगा ना, तो पॉइंट ए से पॉइंट ई तक पहुंचने के लिए वो इतना घूम के पहुंचा है, लेकिन मेरे लिए ये डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता, कि वो पूरे डिस्टेंस ने कवर किए, मेरे लिए मैटर ही नहीं करता, मुझे ये देखना है इस पॉइंट से शुरू करके इस पॉइंट तक क्या मामला हुआ। अब क्योंकि ये ट्यूब में यहाँ पर जिक्र भी था कि ये स्मूथ नैरो ट्यूब है, तो फ्रिक्शन नहीं, और क्योंकि यहाँ पर हमने एक पार्टिकल को रिलीज किया है, लिहाजा इंजन नहीं है, तो ड्राइविंग फोर्स भी नहीं है, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स भी नहीं है, तो चार में से दो ही चीजें बचती हैं, पी और के। पी कम होगी तो के गेन हो जाएगी, एक चीज लॉस होगी दूसरी गेन हो जाएगी। अगर पॉइंट ए से पॉइंट ई तक मामला देखते हैं, तो अब लॉस इन पी का ताल्लुक जो है ना, वो लॉस इन हाइट से होगा, ना कि डिस्टेंस कवर्ड से। इसी तरह लॉस या गेन इन के का ताल्लुक उसकी स्पीड के चेंज से होगा, ना कि उसकी डिस्टेंस कवर्ड से।
क्योंकि डिस्टेंस जो है वो उसने कवर की, बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर हो गई, लोएस्ट पॉइंट पे आ गया। लोएस्ट पॉइंट पे आने के बाद आपको याद होना चाहिए, जहन में होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी लीस्ट होगी। अगर ये जमीनी है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई और काइनेटिक एनर्जी ग्रेटेस्ट हो गई। जैसे उसने पूछा ना मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, पार्ट 2 में पूछा है। तो मैक्सिमम स्पीड निकालने के लिए आप पॉइंट सी को ही कंसिडर करोगे कि ए से सी तक क्या मामला हुआ, क्योंकि सी लोएस्ट पॉइंट है, लिहाजा उस पर हाइट लीस्ट है। और अगर वो हाइट जीरो है तो पोटेंशियल जीरो हो गई, और अगर हाइट जीरो नहीं है तो पोटेंशियल लीस्ट हो गई, और काइनेटिक ग्रेटेस्ट हो गई। काइनेटिक ग्रेटेस्ट हो गई इसका मतलब उस पर स्पीड भी ग्रेटेस्ट हो गई। अच्छा, अब सोचें, स्पीड यहाँ तक जो है ग्रेटेस्ट हो गई, लेकिन जब ऊपर आए तो वापस हाइट गेन हो गई तो स्पीड फिर कम हो गई। तो जब ए से लेकर ई तक मामला मैंने लिया तो हमने खाली इतना देखा कि स्पीड बढ़ी है या कम हुई है, हमने ये नहीं देखा कि पहले बढ़ी थी फिर कम हुई थी, ये सारे पाथ को हमने नहीं देखा। तो ये पाथ इंडिपेंडेंट है, ये वो उसी पॉइंट को मैं साबित कर रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको बताया था। ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं उसको दे आर नॉट पाथ डिपेंडेंट, दे आर पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट होती हैं। अच्छा, स्मूथ नैरो ट्यूब ए है और इस तरह के टेढ़े मेढ़े डायग्राम होते हैं तो वर्क एनर्जी की स्किल्स आप यूज किया करें, जहन में रखें, आपको इस तरह के डायग्राम्स ही मिलते हैं अक्सर वर्क एनर्जी पावर के सवालात में। कभी इंक्लाइन प्लेन वाले सवाल भी होते हैं नॉर्मल भी, बट टेढ़े मेढ़े डायग्राम वाला सवाल आएगा तो आपको घंटी फौरन बजनी चाहिए कि वर्क एनर्जी पावर वाला सवाल। A smooth narrow tube, स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन नहीं है, has two straight parts, the straight parts दो है ए बी और डी, और एक कर्व पार्ट है बी सी डी, बी सी डी एक कर्व पार्ट है, सही है। द पार्ट ए बी इज वर्टिकल विथ ए अबव बी, आपको नजर आ रहा है ए अबव बी है, एंड डी इज हॉरिजॉन्टल, जबरदस्त। डी इज हॉरिजॉन्टल का पता है क्या मतलब है, कि डी और ई में हाइट का कोई चेंज नहीं, जब हाइट का कोई चेंज नहीं है तो पी का कोई चेंज नहीं। तो डी से लेकर ई तक पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है तो काइनेटिक में भी कोई चेंज नहीं। इसका मतलब अगर डी और ई की हाइट सेम है तो डी और ई पे काइनेटिक भी सेम होगी, पोटेंशियल भी सेम होगी, और स्पीड भी सेम होगी। तो ई पे अगर स्पीड 6 है तो डी पे भी स्पीड 6 ही होगी। ऐसा नहीं है कि डी पे स्पीड कुछ और ई पे कुछ और, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल फोर्स भी कोई नहीं, फ्रिक्शन नहीं, फ्रिक्शन होती तो फिर अलग अलग हो जाता, क्योंकि स्मूथ है तो फिर तो सारी कंजर्वेटिव फोर्सेज ही हैं तो फिर मसला ही नहीं है। अच्छा, डी इज हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, आप समझ गए कि पोटेंशियल एनर्जी दोनों पॉइंट्स पे सेम है, काइनेटिक भी सेम है और दोनों पॉइंट्स पे स्पीड भी सेम। तो कह रहे C is the lowest point of the tube and is 0.65 मीटर below the level of D. C lowest point है, lowest point of the tube है, इसका मतलब काइनेटिक ग्रेटेस्ट होगी और हाइट लीस्ट होगी, पोटेंशियल लीस्ट, काइनेटिक ग्रेटेस्ट, स्पीड ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम। एंड दिस इज 0.65 मीटर बिलो द लेवल ऑफ D, D के लेवल कितना नीचे है, 0.65। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए, रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट ए, इसको रिलीज किया जीरो से, स्पीड जीरो थी, एंड ट्रेवल्स अलोंग द ट्यूब लीविंग इट एट ई विद स्पीड 6, ई से लीव हो स्पीड 6 पर। फाइंड द हाइट ऑफ ए अबव द लेवल ऑफ डी, मतलब डी के लेवल से ए की कितनी हाइट है। इसके लिए आप याद रखें जब वर्क एनर्जी इक्वेशन आप बनाते हैं ना, तो आप हमेशा किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान बनाते हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड विच टू पॉइंट्स टू कंसिडर। तो ओवर हियर आई एम डिसाइडिंग दैट आई एम कंसिडरिंग पॉइंट ए एंड आई एम कंसिडरिंग पॉइंट ई। you could have considered point D as well, because लेवल ऑफ D जो है उसकी बात हो रही है, और D और E दोनों जो है उनका लेवल एक ही लेवल पर दोनों मौजूद है, क्योंकि D is horizontal ये लिखा हुआ था। So now whether we consider A to D or whether we consider A to E, it is the same thing. So I am considering A to E at the moment because the speed at E is specified, सवाल में लिखी हुई है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि स्पीड एट डी भी वही होगी, बट अगर किसी को नहीं भी पिक होता तो वो ए टू ई तो कंसिडर कर सकता है ना। अब ए से लेकर ई तक क्या नजर आ रहा है, क्या हो रहा है, या इनिशियल स्पीड जीरो थी क्योंकि रेस्ट था, तो आपको क्या नजर आ रहा है, वर्क एनर्जी इक्वेशन बनाने के लिए क्या आपको चाहिए होती है, क्या क्या चीजें। ड्राइविंग फोर्स है नहीं क्योंकि पार्टिकल है, स्मूथ है इसका मतलब फ्रिक्शन है नहीं, तब दो चीजें पी और के। वेरी गुड, के इंक्रीजिंग एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग, शाबाश। इसका मतलब लॉस इन पोटेंशियल, लॉसेज ऑन लेफ्ट, लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स गेन इन काइनेटिक, जबरदस्त। तो मैंने यही किया, मैंने ए टू ई कंसिडर किया, लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स गेन इन काइनेटिक। लॉस इन पोटेंशियल के फॉर्मूला हो गया mgh। अब अच्छा लिखता ही नहीं, कहता है मास नहीं, ओ भाई तू कर तो सही वर्किंग, वर्किंग करोगे खुद ब खुद कैंसिलेशन हो जाएगी। तो लॉस इन पी इक्वल्स गेन इन के, mgh इक्वल्स हाफ एम बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फाइनल पता है, इनिशियल पता है, इनिशियल 0 थी, फाइनल 6 थी। कट गया, 10h इक्वल्स हाफ ऑफ 36, 18 आ गया, h आ गया 1.8, 18 अपॉन 10। तो हाइट आ गई 1.8 मीटर। तो इसका मतलब डी का लेवल ए के लेवल से, ये डी का लेवल है और ये ए का लेवल है, दोनों के लेवल में 1.8 मीटर्स का फर्क।
हाइट में 1.8 मीटर्स का चेंज आएगा। हाइट हमेशा वर्टिकल चेंज होता है, याद रख। डिस्टेंस कवर्ड अलग चीज होती है और हाइट में चेंज अलग चीज होती है। इंक्लाइन प्लेन में भी आप याद रखेंगे, आप जो ऊपर से नीचे आता है ना, तो ये डिस्टेंस कवर्ड होती है। लेकिन पोटेंशियल के लिए हम डिस्टेंस नहीं लेते, पोटेंशियल के लिए हम हाइट का चेंज लेते। वर्टिकल हाइट होती है, वर्टिकल पोटेंशियल एनर्जी में वर्टिकल चेंज आता है, वर्टिकल चेंज आता है। तो ये ए के लेवल से डी के लेवल में वर्टिकल चेंज कितना आया, ये 1.8 है, ये निकालना था। तो उसके लिए हमने ए टू ई कंसिडर किया। मैक्सिमम स्पीड के लिए हमने ए टू सी कंसिडर करना, मैंने पहले ही बता दिया। ए टू सी कंसिडर करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंसिडर करेंगे तो वर्क एनर्जी इक्वेशन बने। तो ए टू सी कंसिडर करेंगे तो अब आपको पता है कि लॉस इन, फिर अगेन लॉस इन पी इक्वल्स गेन इन के, यही बनेगा। लॉस इन पी इज एम जी एच। तो ए से लेकर सी तक हाइट में कितना लॉस है, 1.8, ये भी लॉस है और 0.65 भी लॉस है। हाइट में चेंज कितना आएगा, 1.8 प्लस 0.65, लॉस इन हाइट होगी 1.8 प्लस 0.65। लॉस इन हाइट इज 1.8 प्लस 0.65, तो लॉस इन पी आ जाएगा एम जी एच इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इनिशियल पता है लेकिन इस पॉइंट पे फाइनल नहीं पता। एम और एम कट गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, 2 से मल्टीप्लाई हुए, और वी स्क्वायर निकालने के लिए, वी निकालने के लिए अंडर रूट ले लिया, वी स्क्वायर आएगा 49, अंडर रूट करेंगे वी आ जाएगा 7। ये आपका क्वेश्चन 2 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन 2 मुकम्मल होने के साथ साथ 4:01 भी हो गए और हमारा टाइम जो है वो क्रॉस हो गया। मेरी एस की क्लास है 4 बजे, लिहाजा मुझे खत्म करनी होगी क्लास। मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दे सब, क्या क्वेश्चन 2 समझ आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह वर्क एनर्जी की एक्सप्लेनेशन मुकम्मल, पहले तो सवाल मुकम्मल, इसके बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह वर्क एनर्जी सवाल की पोजीशन में है कि हम इसको कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो अगली क्लास है जो कि 2 दिन बाद है, उस अगली लाइव क्लास से पहले आप मैक्सिमम पॉसिबल सवाल करके लाएं, अपना फीडबैक शेयर करें। अगर आपने सही से एक्सप्लेनेशन दी है मेरे साथ तो इंशाल्लाह सवाल होंगे। फिर भी चैलेंजेस आएंगे, आ सकते हैं, आएंगे, तो आप ऐसे सवाल जिनमें चैलेंजेस आते हैं मेरे साथ डिस्कस करें। इंशाल्लाह मैं आपके सामने उनको डिस्कस करके आपके कदमों में रख दूंगा अल्लाह के हुक्म से, और आपकी कोशिश करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट आपके बेहतरीन बन जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।